हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं, हमारा चैप्टर नंबर नेक्स्ट है ये, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। ठीक है, तो ये जो चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 5 है, जैव प्रक्रम है। ये बायोलॉजी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं इसको, चैप्टर नंबर 5 को, जैव प्रक्रम को शुरू करते हैं समझना। तो जैव प्रक्रम क्या है? मानव शरीर में की जाने वाली वे सभी क्रियाएं जो हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए की जाती है। ठीक है, तो वो जैव प्रक्रम या जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। तो इसमें पाचन पढ़ेंगे अपन, है ना। जैव प्रक्रम के अंदर पाचन हो गया, उत्सर्जन है, परिसंचरण है, श्वसन है, वहन वगैरह है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जैव प्रक्रम क्या है और जैव प्रक्रम के अंदर कौन कौन से जो है प्रक्रियाएं होती हैं। तो पाचन, उत्सर्जन, परिसंचरण, श्वसन और वहन इसके अंदर आ जाएगा। अब देखो, इसके बाद में हम सबसे पहला शुरू कर रहे हैं, पोषण पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पोषण क्या है कि हमारे शरीर को विभिन्न कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा की पूर्ति के लिए हम विभिन्न प्रकार के पदार्थों को खाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम पोषण कहते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों को, जो कि खाद्य पदार्थ, उनको ग्रहण करना। ठीक है, ताकि हमें ऊर्जा मिल जाए। तो ये प्रक्रिया पोषण कहलाती है। पोषण के आधार पर सजीवों को दो भागों में बांटा जाता है, स्वपोषी और विषमपोषी या परपोषी, जिनको कह सकते हैं। एक्चुअल में स्वपोषी और विषमपोषी कहना ज़्यादा बेटर होगा। तो हम बात कर रहे हैं इसके बाद में, स्वपोषी क्या है। देखो, स्वपोषी वे सजीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और किसी दूसरे सजीव पर निर्भर नहीं होते, उन्हें उन्हें स्वपोषी हम कहते हैं। जैसे इसके अंदर पेड़ पौधे आ जाएंगे, नीले हरे शैवाल आ जाएंगे। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये स्वपोषी अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण हमें अब समझना है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है कि प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे, जड़ों से पानी, खनिज लवण, सूर्य से सूर्य का प्रकाश, ठीक है, और जो रंध्र है, रंध्रों से क्या ले लेंगे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में खाना बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्लियर है? अब देखो, ये जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है, इसके अंदर हमें एक समीकरण भी याद रखनी होती है और लिखनी भी होती है। तो समीकरण है कि जब CO2 जल से क्रिया कर लेगी, तो बीच में आप हम प्लस लगा देंगे। ठीक है ना, CO2 जल से क्रिया करती है, जल जड़ों से आ जाता है और कुछ साथ में खनिज लवण, और CO2 जो है वो रंध्रों से पादप ग्रहण कर लेता है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होती है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस रहती है, इनकी जल H2 और CO2 की क्रिया, और ये जो सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल इनकी उपस्थिति में पौधे जो है वो ग्लूकोज बना लेते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला हो जाएगा C6H12O6। साथ में ऑक्सीजन गैस भी निकलेगी और कुछ जल के अणु भी होंगे। तो अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर H2O के आगे 12 लगाएंगे, CO2 के आगे 6 लगा देंगे, और जो O2 है यहाँ पर, इस O2 के आगे भी हम 6 लगा देंगे, और यहाँ पर जल के 6 अणु होंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की आपको परिभाषा याद रखनी है, और इसका एक समीकरण भी लिखकर आपको वहाँ पर बताना है एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद में प्रकाश संश्लेषण की घटना में, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया, उसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो देखो, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्न घटनाएं होती है। सबसे पहले क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है और फिर उसे रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो प्रकाश ऊर्जा को क्लोरोफिल द्वारा ग्रहण करना और रासायनिक ऊर्जा में बदलना। सेकंड है कि जल के अणुओं का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अपघटन होता है ना, यानी जल जो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन में टूट जाता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एक्चुअल में यहाँ पर अपन और पॉइंट भी जोड़ना चाहे, तो इसको बढ़ाना चाहे तो हम अलग अलग लिख सकते हैं कि सबसे पहले क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करना। सेकंड हम लिख सकते हैं कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। थर्ड हम लिख सकते हैं कि इसमें CO2 जो होती है वो फाइनली ग्लूकोज के अंदर बदल जाती है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो CO2 है उसका अपचयन हो गया है और कार्बोहाइड्रेट बन चुका है। तो हम तीसरी प्रोसेस के रूप में ये कह सकते हैं कि CO2 का कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के अंदर अपचयन हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट हम फोर्थ पॉइंट ये दे सकते हैं कि जल के अणुओं का
प्रकाश के कारण अपघटन हो जाना, जिससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकलती है। तो आप यहाँ पे ध्यान दो, ये जो हाइड्रोजन जल के अणुओं से निकली है, ठीक है ना, जल के अणुओं से जो हाइड्रोजन निकलती है, ये हाइड्रोजन CO2 के साथ अपचयन का कार्य करेगी, जिसकी वजह से CO2 जो है वो कार्बोहाइड्रेट में बदल जाती है। तो हमारा एक अच्छा प्रश्न है कि जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है, तो ऑक्सीजन जल के अणुओं के अपघटन से निकलती है, ठीक है। इसके बाद में आप देखो यहाँ पर एक पॉइंट है कि पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट आप ध्यान रखोगे। अब हम रंध्रों की बात कर लेते हैं कि पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे जो छिद्र हैं वो रंध्र कहलाते हैं। रंध्रों के द्वारा ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, यानी O2 जो है वो श्वसन क्रिया में अंदर चली जाती है, CO2 श्वसन क्रिया में बाहर चली जाती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में रंध्रों से ही होकर CO2 अंदर चली जाती है, और प्रकाश संश्लेषण में O2 रंध्रों से होकर बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब हम इसके बाद में आगे देखें तो दिन के समय जो रंध्र है वो खुले हुए रहते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पड़ने से रंध्रों के आसपास का जो पानी है वो वाष्पीकृत हो जाता है। तो ये वाष्पोत्सर्जन की वजह से हम कह सकते हैं कि रंध्र जो है वो खुल जाते हैं दिन के अंदर। रात के समय सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण रंध्र जो है वो बंद हो जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है कि रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया, इसमें यहाँ पे आप एक रंध्र का डायग्राम भी समझ सकते हैं, और थोड़ा सा इसको मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रंध्र जो है वो किस प्रकार से खुलते और बंद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस छोटे से एक टॉपिक को यहाँ पर समझना कि रंध्र जो होते हैं उन रंध्रों में पत्ती की सतह पर पाए जाते हैं रंध्र, है ना। जैसे ये एक पत्ती है, इस पत्ती की आपको सतह दिख रही होगी, एक तो ये ऊपर वाली दिख रही होगी सतह, है ना, एक इसके नीचे की तरफ दिख रही होगी, जबकि ये देखो ये किनारे हैं, ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये किनारे हैं, ये किनारा है, ये किनारा है। सतह की अगर हम बात करें तो सतह ऊपर वाली होगी, और एक तो सतह ये ऊपर वाली होगी, एक इसके जस्ट नीचे वाली होगी। तो इस प्रकार से ये ऊपरी और बाहरी सतह है, इन पर कुछ अलग अलग पत्तियों में कुछ में नीचे रंध्र होते हैं, कुछ में ऊपर रंध्र होते हैं, ठीक है। तो रंध्र जो है वो किस प्रकार से होता है, रंध्र के अंदर ऐसे इस प्रकार से दो द्वार कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच की ये जो जगह है, इसको, इस छिद्र को एक्चुअल में हम, इस छिद्र की बात करें तो ये रंध्र कह सकते हैं। तो रंध्र की पूरी स्ट्रक्चर के अंदर, उपकरण के अंदर अगर हम देखें तो इसमें दो द्वार कोशिकाएं होती है जो किडनी के मतलब शेप की होती है, किडनी के आकार में हम इनको दिखा सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर बाहर बाहर की तरफ ये कुछ सेल्स होती हैं जो बाह्य त्वचा की होती है, पत्ती की बाह्य त्वचा की सेल होती है, जिनको हम सहायक कोशिकाएं कहेंगे, ठीक। रंध्रों के अंदर जो द्वार कोशिकाएं होती है वो ये वाली है ना, ये वाली दोनों द्वार कोशिकाएं। तो इन द्वार कोशिकाओं की अगर हम बात करें तो इन द्वार कोशिकाओं में आसपास की कोशिकाएं जो सहायक कोशिकाएं वगैरह है, उनसे जल आकर इकट्ठा हो जाता है, तो ये फूल जाती हैं, द्वार कोशिकाएं जल भरने से फूल जाती हैं। तो इनके अंदर जब जल भर जाता है तो ये जो है फूलने की वजह से यानी बाहर की तरफ भागती है, ये जो इनकी भित्ति है, बाहरी भित्ति बाहर की तरफ खिंचाव उत्पन्न करती है, जिसकी वजह से ये रंध्र जो है बीच में से खुल जाते हैं। तो रंध्र खुले हुई कंडीशन में कुछ इस टाइप से आ जाता है, यानी ये बीच में छिद्र दिखने लग जाता है, इससे होकर ही CO2 O2 का आदान प्रदान होता है, और जो जल एक अतिरिक्त जल होता है उसका वाष्पोत्सर्जन वगैरह होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से रंध्रों, अब अगर हम बात करें कि रंध्रों का जल बाहर निकल जाएगा तो रंध्र जो है वो पिचक जाएंगे, यानी इनकी सेल्स जो है वो नज़दीक आ जाएगी, स्लत हो जाएगी, पिचक जाएंगी, जिसकी वजह से ये जो छिद्र है इनका ये बंद हो जाता है। तो याद रखें, जब आसपास की कोशिकाओं से इनके अंदर आ जाता है तो ये फूल जाती है और रंध्र खुल जाता है, और इनका जल जब आसपास की कोशिकाओं में चला जाता है, बाहर निकल जाता है, तो ये पिचक जाती है और रंध्र बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें वाष्पोत्सर्जन का विशेष रोल है, और इसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति भी बहुत विशेष भूमिका निभाती है, ठीक है।
तो रंध्र की संरचना आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर आपको एक खुला रंध्र और एक बंद रंध्र बताना हो, अगर आपको एक खुला रंध्र बताना हो तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं। ये खुला रंध्र हो जाएगा। तो बंद रंध्र जो आपको कुछ इस टाइप से दिखा देगा, इस प्रकार से एक बंद रंध्र हो जाएगा। ठीक है, ओके, इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो। एक चीज़ और आप ध्यान रखोगे कि पौधे दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, है ना। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, दो प्रकार के पौधे होते हैं। ये दोनों ही जो पौधे हैं वो आप जिन्हें एंजियोस्पर्म कहते हो, आवृतबीजी पौधे कहते हो, ज़्यादा विकसित जो पौधे होते हैं उनके दो प्रकार होते हैं। अब जो द्विबीजपत्री पौधे हैं उनके अंदर रंध्र जो है वो ऐसे, रंध्रों के अंदर जो द्वार कोशिकाएं हैं वो इस प्रकार से किडनी के आकार की होती है। ठीक है, जबकि जो एक बीजपत्री पौधे हैं, एक बीजपत्री पौधे, उनके अंदर जो आप अगर थोड़ा ध्यान रखें तो रंध्र जो है वो कुछ डंबल की आकृति के होते हैं, डंबल, है ना, डंबलाकार रूप में जो द्वार कोशिकाएं हैं वो पाई जाती है इनके अंदर। ठीक है ना, डंबल के प्रकार के रूप में एक बीजपत्री के अंदर ये द्वार कोशिकाएं पाई जाती है, जबकि द्विबीजपत्री के अंदर किस प्रकार की पाई जाती है, ये इस प्रकार की सेल्स पाई जाती है जिनको, जो किडनी के जैसी होती है। किडनी यानी हमारा वृक्क जो है, गुर्दे जिन्हें कहते हैं, उनकी तरह होती है। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर देख रहे हैं, पोषण के आधार पर ही अगर हम बात करें तो स्वपोषी हमने पढ़ लिया, विषम पोषी देखने जा रहे हैं। तो वे सजीव जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं, खाने के लिए दूसरे जीवों या पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें विषम पोषी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अमीबा है, मानव है, ठीक है, ये सभी विषम पोषी के अंदर आते हैं। अमीबा में पाचन की प्रोसेस अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, सिर्फ एक ही इसमें सेल होती है, अतः इसमें विकसित पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है। यह अपना भोजन अपने जो कूटपाद होते हैं, अपने जो मिथ्या या झूठे पैर होते हैं, कूटपाद या पादाप जिनको कहते हैं, उनके द्वारा ग्रहण करता है अपना भोजन, और खाद्य रिक्तिका का निर्माण उसके चारों ओर कर लेता है। और भोजन को अंदर लेने के बाद में इसी खाद्य रिक्तिका में भोजन का पाचन हो जाता है। ठीक है, करते हैं कि आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है कि भोजन को अंदर लेने के बाद में इस खाद्य रिक्तिका में ये अमीबा जो अपना भोजन पचा लेता है। तो यहाँ आपको एक खाद्य कण दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस खाद्य कण को इस अमीबा के द्वारा ग्रहण किया जाएगा। अमीबा इसके चारों ओर ऐसे कूटपाद बना लेगा, देखो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये पादाप जो है उसको चारों ओर से ऐसे घेर लेते हैं और धीरे धीरे उसको ऐसे बंद कर लेते हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि बंद कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो भोजन का कण है इसके चारों ओर इसके कूटपाद जो है वो एक घेरा बना लेते हैं, जिसको खाद्य रिक्तिका बोलेंगे। फिर इसमें पाचक रस इकट्ठे होते हैं जिनकी वजह से वो जो खाद्य कण है वो पचा लिया जाता है और पूरे कोशिका द्रव्य के अंदर ऐसे फैला दिया जाता है, तो उसका अवशोषण हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से 1 2 3 4 स्टेप के अंदर आपको अमीबा में पाचन की प्रक्रिया बता दी, या अमीबा में पोषण को आपको बताना है। तो ये विषम पोषी जीव अमीबा अपना जो पाचन है या भोजन है वो इस प्रकार से ग्रहण करता है। अब इसके बाद में आगे बात करें, मनुष्य में पाचन की बात करने जा रहे हैं। तो मानव में जो पाचन है, मानव के द्वारा खाए जाने वाले जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में बदलना ही पाचन कहलाता है। पाचन की क्रिया जो है वो आहार नाल में होती है। आहार नाल मुख से लेकर गुदा तक फैली हुई 9 मीटर अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर 9 मीटर की कह सकते हैं एक नली होती है। तो आहार नाल के भागों की बात करें तो इसके अंदर मुंह होगा, है ना, ग्रास नली होगी, आमाशय होगा, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा आदि इसके अंदर ये पार्ट होंगे। ठीक है, तो पाचन में आहार नाल की विशेष भूमिका होगी। ओके, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं मानव के पाचन तंत्र में अप्रोक्सीमेटली अपन देखें तो कुछ ग्रंथियां भी पाई जाती है। 4 ग्रंथियां अपन दिखा सकते हैं समझने के लिए। यहाँ पर 4 ग्रंथियां पाई जाती है, जिसमें फर्स्ट है लार ग्रंथि, है ना, सेकंड हो गई यकृत ग्रंथि, ये पाचन के लिए मदद करने में सहायक ग्रंथियां होती है, और अग्नाशय ग्रंथि और जठर ग्रंथि। तो लार ग्रंथि मुंह के अंदर होती है,
यकृत ग्रंथि अलग से है और अग्नाशय ग्रंथि जो है वो अग्नाशय की वजह से है और जठर ग्रंथि आमाशय के अंदर पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, इसके बाद में बात करें हम पाचन की क्रियाविधि। तो पाचन की क्रियाविधि को समझो। सबसे पहले भोजन को मुंह के अंदर ग्रहण किया जाता है, फिर इसे अंदर ग्रहण करते हैं। भोजन का पाचन मुंह से शुरू हो जाता है। मुंह मुंह के अंदर जो गुहा है उसको मुख गुहा बोलेंगे। 3 महत्वपूर्ण अंग इसके अंदर पाए जाते हैं मुख गुहा में। दांत हो गया, जीभ है, लार है ना, लार ग्रंथि। दांत, जीभ और लार ग्रंथि इसके अंदर होती है। दांत खाने को चबाने और पीसने का काम करेंगे। लार ग्रंथि से निकलने वाली लार भोजन को लसलसा बना देगी और इसमें एमाइलेज, लारीय एमाइलेज एंजाइम भी पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम भी पाया जाता है। तो एमाइलेज एंजाइम भोजन में उपस्थित स्टार्च या मंड का पाचन शर्करा में कर देता है। ठीक है, ओके। इसके बाद देखो आप आगे, जो लारीय एमाइलेज है वो स्टार्च का पाचन शर्करा में कर देता है, इसलिए भोजन हमें मीठा लगने लग जाता है। शर्कराएं मीठी होती है ना ज़्यादातर। तो लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो भोजन में उपस्थित जो जीवाणु आ जाते हैं उनको ख़त्म कर देता है। तो ये 2 एंजाइम हम कह सकते हैं कि लार में पाए जाते हैं, एक लाइसोजाइम एंजाइम और एक लारीय एमाइलेज एंजाइम। जीभ भोजन को उलटने, पलटने, निगलने, मुंह की सफाई के काम आती है। जीभ खाने के स्वाद को भी बताती है। तो जीभ पर स्वाद कलिकाएं भी उपस्थित होती है जो स्वाद बताती है भोजन का। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर रहे हैं। देखो हमारे पास एक डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, इस डायग्राम को आप समझना। इस डायग्राम के अंदर ये पाचन तंत्र का, मनुष्य के पाचन तंत्र का डायग्राम है, जो मुंह है या मुख हुआ से है ना शुरू होकर और लास्ट में गुदा तक यहाँ पर समाप्त होगा। तो यहाँ पर आपको इस डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस जगह पर ये गुदा द्वार है लास्ट में। ठीक है ना। अब देखो इसको समझो। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको कुछ ये सारे नाम भी ध्यान रखने हैं और इसका डायग्राम भी आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए। तो आप बार बार डायग्राम की प्रैक्टिस भी करें, बनाकर भी देखें। देखो यहाँ पर आपको मुख गुहा दिखाना है और फिर ये ग्रास नली हो जाएगी। ऊपर से तो भोजन नली और श्वास नली एक ही जगह है ना। मुख गुहा और ग्रसनी एक ही जगह होती है, मुख गुहा या नासा ग्रसनी। तो फिर सांस और जो भोजन है वो एक जगह रहते हैं। फिर जो श्वसन क्रिया के द्वारा श्वसन जो है श्वास नली में चला जाता है, श्वसन श्वास नली में चला जाता है और मुख जो है वो भोजन नली के अंदर चला जाता है। तो भोजन नली के अंदर भोजन को जाने के लिए और श्वास नली में भोजन नहीं जाए, इसलिए श्वास नली के ऊपर एक ढक्कन पाया जाता है जिसको आप कह सकते हो एपिग्लोटिस कह सकते हो। तो भोजन का कोई कण श्वास नली में नहीं चला जाए, इसलिए उसके ऊपर एक आवरण या ढक्कन पाया जाता है। ठीक है ना। तो ओके, अब इसके बाद में देखो, ये यहाँ से मुख गुहा से भोजन ग्रसिका या ग्रास नली के अंदर आ जाएगा। ये ग्रास नली होगी। फिर यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आमाशय हो गया। ठीक है, ठीक है ना, ये आमाशय हो गया। और आमाशय जो है वो एक यहाँ पर मुड़े हुए लूप के अंदर खुल रहा है जो पीछे की तरफ है यहाँ पे। ठीक है ना। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ग्रहणी, क्षुदांत्र जिसे कह सकते हैं। तो फिर यही क्षुदांत्र कुंडलित होकर लास्ट में देखो आप देख रहे हो यहाँ खुल रही है। ठीक है, फिर ये यहाँ पर वृहदांत्र आ जाएगी, बड़ी आंत जिसको कह सकते हैं। और लास्ट में ये फिर मलाशय आ जाएगा। मलाशय फिर मल द्वार के द्वारा बाहर खुल जाएगा, जिसे गुदा कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो छोटी आंत जहाँ पर मिल रही है और ये ऊपर जो बड़ी आंत यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इनके यहाँ पर इस जगह पर एक संरचना पाई जाती है जिसको परिशेषिका बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं या कृमि रूपी परिशेषिका बोलते हैं। तो ये हमारे अपर अगर मनुष्य में देखें तो ये अतिरिक्त होती है, एक्स्ट्रा होती है। कई बार इसमें कुछ संक्रमण की वजह से ये बार बार मतलब इसमें सूजन आ जाती है और ये दर्द वगैरह करती है, जिससे डॉक्टर इसको ऑपरेशन से हटा देते हैं। तो ये अवशेषी होती है, एक्स्ट्रा होती है, इसका कोई विशेष कार्य हमारे अंदर नहीं होता। ओके, अब इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो ये आमाशय के बगल में यहाँ पर ये जो त्रिभुज के रूप में ये दिखाई दे रहा है, यह आपका यकृत हो गया। और यकृत से फिर देखो यकृत के अंदर पित्तरस बनता है। यकृत में पित्तरस बनता है, जो इस छोटी सी संरचना दिखाई दे रही होगी, इस संरचना को हम बोलेंगे पित्ताशय यहाँ पर। ठीक है,
इस छोटी सी संरचना का नाम क्या है? पित्ताशय। तो पित्ताशय यकृत में बने हुए पित्त रस को एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है ना, पित्त का भंडारण करता है पित्ताशय। फिर पित्त नली से यकृत में बना हुआ पित्तरस पित्ताशय में आ चुका है। ठीक है, यकृत में बना हुआ पित्तरस पित्ताशय में है। फिर आवश्यकता के अनुसार इसको ग्रहणी में, छोटी आंत में बार बार इसको पहुंचाया जाता है। तो पित्तरस जो है वो भोजन को पचाने में, भोजन का माध्यम जो आमाशय से आता है उसको क्षारीय कर देता है, जिसकी वजह से उस पर अग्नाशय के एंजाइम आसानी से क्रिया कर पाते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पर आप ध्यान रखना, इसको थोड़ा और समझते हैं कि अगर हम बात करें तो पित्ताशय से पित्त जो है, पित्त रस जो है वो किसके अंदर आ जाएगा? आमाशय के बाद जो ये मुड़ा हुआ लूप है यहाँ पर, है ना, यहाँ इस जगह ग्रहणी स्टार्ट हो रही है, तो ग्रहणी के अंदर आ जाएगा। जब पित्तरस ग्रहणी में आ जाता है तो पित्तरस में कुछ लवण वगैरह होते हैं जो वसा के पाचन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो पित्तरस जो है वसा को पहले बड़ी बड़ी बूंदें, उनको छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है, जिसे वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण कहते हैं। अब इनके ऊपर वस जो लाइपेज एंजाइम है उनकी क्रिया आसानी से हो जाती है। तो लाइपेज जो है वो अग्नाशय से आता है। अग्नाशय आपको यहाँ पर ये संरचना दिखाई दे रही होगी, है ना, ये वाली संरचना। तो अग्नाशय अग्नाशय रस छोड़ता है जिसके अंदर लाइपेज होता है। लाइपेज एक प्रकार से वसा का पाचन करेगा, और वसा की छोटी छोटी बूंदों का ही पाचन कर पाता है लाइपेज। तो वसा की बड़ी बूंदों को ये पित्तरस जो है वो कन्वर्ट करता है छोटी बूंदों में। तो वसा की बड़ी बूंदों का छोटी बूंदों में बदलना वसा का पायशीकरण कहलाता है। ठीक है, अब अग्नाशय रस के एंजाइम मिलेंगे ग्रहणी में, और पित्तरस दो काम करता है। एक तो आमाशय से आए हुए भोजन को, जो कि अम्ल, आमाशय के अंदर अम्ल होता है, उसको क्षारीय बना देता है पित्तरस। और दूसरा वसा का जो वसा का इमल्सीकरण करता है। इमल्सीकरण करने के बाद में फिर लाइपेज एंजाइम आराम से वसा पर क्रिया कर पाता है। तो आमाशय के अंदर भोजन जो है वो अम्ल के रूप में रहता है, भोजन का माध्यम अम्लीय रहता है, क्योंकि आमाशय के अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो भोजन के पाचन में विशेष योगदान देता है। अब हमने ये डायग्राम तो समझ लिया है, डायग्राम देख भी लिया है, इजी डायग्राम है, ज़्यादा टफ नहीं है, आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें तो आप बना पाएंगे। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। मनुष्य के पाचन की हम बात कर रहे थे, तो मनुष्य में दांत जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के दांतों में सबसे पहले रदनक है, फिर कृतनक है, या आप इनको कृंतक कह सकते हो, फिर अग्र चवर्णक है, फिर चवर्णक है। ठीक है, रदनक को आप केनाइन कह सकते हो, कृंतक या जो कृतनक है उनको आप इंसाइजर कह सकते हैं, अग्र चवर्णक को आप प्रीमोलर कह सकते हैं, चवर्णक को आप मोलर कहेंगे। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के दांत जो है वो हमारे मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। तो अब दांतों का एक सूत्र देखो, हमें यहाँ पर समझना है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 21-23/21-23 और इंटू 2 किया हुआ, इंटू उसको 2 से गुणा किया हुआ। तो एक्चुअल में देखो हमारी जो दांत है कुछ इस टाइप से अपन समझ लें। ठीक है, ये ऊपरी जबड़े के दांत हो जाएंगे और ये हो जाएंगे निचले जबड़े के दांत। ठीक है, तो ऊपरी जबड़े, ये जो दांत यहाँ पर हमें दंत सूत्र यहाँ पर बता रखा है, तो ये दंत सूत्र एक्चुअल में आधे जबड़े का ही होता है, ऊपर वाले आधे का और नीचे वाले आधे का। ठीक है, तो ऊपर वाले आधे जबड़े में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 2 दांत होंगे। ठीक है, ऐसे। फिर उसके बाद में 1 दांत होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ऐसे। तो आधे जबड़े में जो दांत है एक्चुअल में, आधे जबड़े में जो दांत होते हैं वो 2 यहाँ पे हो गए, 1 यहाँ पे हो गया, फिर उसके बाद में 2 वापस, और फिर 3 लास्ट में, ऐसे। ठीक है, तो आप इनको अगर जोड़ोगे तो कितने होंगे? 2, 1, 2, 3। तो 3 और 2 5, 1 6 और 2 8। ठीक है, तो 8 दांत ऊपर के आधे जबड़े में है और 8 ही नीचे के आधे जबड़े में होंगे। तो दोनों आधे जबड़े में मिलाकर टोटल 16 दांत हो गए। ठीक है, और अब आधा जबड़ा और है, तो आधे जबड़े में ऊपर वाले के और नीचे वाले के 16 दांत इधर हो गए। तो इसका मतलब आपने जो आधे जबड़े का दंत सूत्र दिया है, वो दंत सूत्र क्या है? 21-23/21-23। ठीक है, आधे आधे जबड़े का आपको ध्यान में रखना है।
तो आधे जबड़े में दांत क्या होते हैं, 21 23, 21 23, यानी 8 दांत ऊपर और 8 दांत नीचे। तो अब आधा जबड़ा और है, इसलिए इनको 2 से गुणा कर लेंगे, तो टोटल 16 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, 32 दांत हो जाएंगे। तो मनुष्य का दंत सूत्र ये है, आपको ध्यान में रखना है। तो एक्चुअल में दांतों की संख्या है, जो रदनक दांत होते हैं वो 2 होते हैं, याद रखना, रदनक दांत 2 होते हैं, और जो कृतनक होते हैं उनकी संख्या 1 होती है, ऊपर के आधे जबड़े में, ऊपर वाले जबड़े की बात कर रहे हैं, सिर्फ आधे जबड़े में। और फिर जो अग्र चवर्णक है उनकी संख्या 2 होती है, और चवर्णक जो है उनकी संख्या 3 होती है। इस प्रकार से टोटल 8 दांत ऊपर होते हैं, सेम ऐसे के ऐसे ही नीचे होते हैं आधे जबड़े में। तो कुल 32 दांत एक वयस्क के अंदर होते हैं। हालांकि कुछ वयस्क अवस्था में कुछ के 28 दांत ही होते हैं, क्योंकि पीछे वाले कुछ दांत जो है चवर्णक दांत जो है कुछ नहीं आते, जिनको आप अकल दाढ़ भी कह सकते हो। ओके, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि मुंह से भोजन ग्रास नली से होता हुआ आमाशय में पहुंचता है, और ये क्रमाकुंचन गति के द्वारा, क्रम से संकुचन होने वाली गति, क्रमाकुंचन गति के द्वारा है ना, यहाँ पे क्रम है, क्रमाकुंचन, ये वर्ड सही कर लो आप, क्रमाकुंचन, क्रमाकुंचन गति के द्वारा आमाशय में भोजन आता है, ग्रास नली से होता हुआ। ठीक है, तो क्रमाकुंचन गति है जिसकी वजह से आ गया, आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रह जाता है। आमाशय की दीवारों से जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl पाया जाता है, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन, ठीक है, एंजाइम याद रखेंगे। श्लेष्मा बाहर निकलता रहता है आमाशय से लगातार, आमाशय की दीवारों से, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय के माध्यम के अम्ल, आमाशय के जो भोजन है उसके माध्यम को अम्लीय बना देता है, और खाने में आए हुए जीवाणुओं को ख़त्म भी करता है, ठीक है। और श्लेष्मा क्या करता है, जो आमाशय की दीवारों पर चिपक जाता है, और जो अम्ल है वो अतिरिक्त मात्रा में जब होता है तो ये आमाशय की दीवारों को उस अम्ल से बचाता है, ठीक है, एंटासिड का काम करता है। HCl एक एसिड है जो आमाशय की दीवारों को नुकसान करेगा, है ना, आमाशय की दीवारों पर जगह जगह पर नुकसान करेगा, इसलिए आमाशय की दीवारों पर क्या क्या पाया जाता है, आमाशय की दीवारों पर श्लेष्मा पाया जाता है। तो श्लेष्मा चिपक जाता है तो अम्ल को उदासीन कर देता है, जिसकी वजह से एंटासिड का काम करता है, ठीक है। ओके, तो जिससे आमाशय में ये जो अम्ल है उसका प्रभाव नहीं पड़ता दीवारों पर। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन कर देता है, आमाशय में पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम होता है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद HCl की एक नोट है यहाँ पर, HCl की मात्रा अधिक होने पर आमाशय में अम्लीयता बढ़ जाती है, जिसको ख़त्म करने के लिए हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं और हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ये इसका फॉर्मूला MgOH का होल ट्वाइस। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है उसको काम में लेकर हम एंटासिड के रूप में आमाशय में अम्ल की मात्रा को कम कर सकते हैं, ठीक। ओके, इसके बाद हम बात करें आगे, आमाशय से भोजन छोटी आंत में जाता है, यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, और लगभग 10 मीटर में से लगभग 6.5 से 7 मीटर तक लंबी ये छोटी आंत होती है। तो छोटी आंत जो आमाशय है, उस आमाशय, जैसे अगर अपन इस प्रकार से एक आमाशय को समझे, ऐसे ऐसे आमाशय को समझे, तो आमाशय का यहाँ से ये मुड़ा हुआ भाग है, ये ग्रहणी में जाता है, फिर ये ग्रहणी आगे जाकर ऐसे कुंडलित होती है, और फिर ये बड़ी आंत के अंदर ऐसे खुल जाती है। बड़ी आंत फिर ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे रहती है, ठीक है। यहाँ बड़ी आंत के जॉइंट पर यहाँ पर ये अपेंडिक्स होती है, कृमि रूपी परिशेषिका होती है, लास्ट में फिर ये मलाशय और मल द्वार से फिर ये आगे छोटी आंत खुलती है बड़ी आंत के द्वारा, ठीक है। तो अब देखो, इसके बाद में हम बात करें आगे, आहार नाल का सबसे लंबा भाग हो गया छोटी आंत। ये जो छोटी आंत है, इसमें यहाँ पर यकृत से जो पित्त रस है वो पित्ताशय से होता हुआ निकलता है, तो छोटी आंत के अंदर ही यकृत से पित्ताशय से
यकृत में बना हुआ पित्तरस पित्ताशय में इकट्ठा हुआ और पित्ताशय से धीरे धीरे आता है। पित्तरस खाने को क्षारीय बना देता है, भोजन का माध्यम क्षारीय बना देता है क्योंकि आमाशय से अम्लीय भोजन आया है। और वसा का पाचन भी कर देता है, पाचन करने में मदद करता है। छोटी आंत में ही अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर छोटी आंत जो है, आपने यहाँ पर इस प्रकार से ये मुड़ी हुई संरचना बताई ग्रहणी, इस पर पित्ताशय से आकर पित्तरस मिलता है और इसी के अंदर स्थित होती है यहाँ पर एक अग्नाशय ग्रंथि। आप इस प्रकार से अग्नाशय ग्रंथि बता सकते हो। तो अग्नाशय ग्रंथि का अग्नाशय रस भी इस ग्रहणी के अंदर ही मिलता है। ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पर पित्ताशय से पित्तरस निकलता है, भोजन का पाचन करता है, क्षारीय माध्यम बनाता है भोजन का और वसा के पाचन में मदद करता है एक्चुअल में। छोटी आंत में अग्नाशय रस मिलता है जिसके अंदर एमाइलेज, इसे अग्नाशय एमाइलेज बोलते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम, अग्नाशय के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जो ट्रिप्सिन है, जबकि आपको पता आमाशय में पेप्सिन है। और अग्नाशय के अंदर वसा को पचाने वाला लाइपेज एंजाइम है, ये होते हैं। ठीक है, एमाइलेज, अग्नाशय एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ओके, इसके बाद देखो नेक्स्ट आगे, एमाइलेज स्टार्च का ट्रिप्सिन, एमाइलेज स्टार्च का पाचन करेगा और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करेगा, लाइपेज वसा का पाचन करेगा। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना। एमाइलेज स्टार्च का पाचन शर्करा में करेगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन किसके अंदर करेगा, प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल वगैरह डाई पेप्टाइड वगैरह में टूट जाएगा। लाइपेज जो है वसा का पाचन करके वसी अम्ल और ग्लिसरॉल वगैरह बना देता है। तो इस प्रकार से छोटी आंत में भोजन में आंत्र रस छोटी आंत में आंत्र रस भी मिलता है जो आंत की दीवारों से निकलता है, उसके अंदर भी भोजन को पचाने की पावर है। तो जो स्टार्च को ग्लूकोज में और प्रोटीन को अमीनो अम्लों में और वसा को वसा अम्ल में बदल देता है। तो फाइनली जो छोटी आंत है उसके अंदर एक तो पित्ताशय से पित्तरस आ गया, ठीक है ना, और अग्नाशय से अग्नाशय रस आ गया और खुद आंत की दीवारों से आंत्र रस निकल गया। ये सारे मिलकर भोजन को पचा देते हैं। तो कंप्लीट भोजन का पाचन छोटी आंत में हो जाता है। अब देखो इस पचे हुए भोजन की बात करें तो इस पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में अंगुली नुमा संरचनाओं में हो जाता है। छोटी आंत में अंगुली नुमा संरचनाएं पाई जाती है, उन अंगुली नुमा संरचनाओं के अंदर चला जाता है भोजन। इन अंगुली नुमा संरचनाओं को रसांकुर या सूक्ष्मांकुर कह सकते हैं। तो इसके आगे भोजन बड़ी आंत में जाता है, जहाँ पर यानी कि भोजन में जो पचा हुआ भोजन है वो तो छोटी आंत की रसांकुरों से, अंगुलीनुमा संरचनाओं से, दीर्घ रोम कह सकते हैं जिनको, उनसे होकर ब्लड में मिल जाता है पचा हुआ भोजन, और अपचित भोजन जो है वो निकलकर बड़ी आंत में चला जाता है। तो बड़ी आंत पर खनिज लवण और जल का अवशोषण हो जाता है। तो बड़ी आंत में भी कुछ ब्लड में ये चीज़ें अवशोषित हो जाती है, खनिज लवण और जल वगैरह। बाकी बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ मलाशय में एकत्रित हो जाता है, जिसे गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब एक नोट देखो, बड़ी आंत में जल और खनिज लवणों के अवशोषण के लिए कुछ उभरे हुए भाग पाए जाते हैं एक्चुअल में, जिनको दीर्घ रोम कहते हैं। तो याद रखें ये जो दीर्घ रोम है ये बहुत सारी संख्या में, जिनको अपन रसांकुर कहते हैं, ये छोटी आंत में भी संख्या में खूब सारे पाए जाते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद हम बात कर रहे हैं श्वसन तंत्र की। श्वसन तंत्र मनुष्य द्वारा खाए गए भोजन का कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा में बदलना श्वसन कहलाता है। तो एक्चुअल में कोशिकाओं के अंदर जो ग्लूकोज इकट्ठा कर लिया मनुष्य ने पाचन के द्वारा, ठीक है ना, रक्त से होकर, भाई छोटी आंत में भोजन पच गया और छोटी आंत के अंदर जो ब्लड वाहिनियाँ रहती है उन ब्लड के अंदर पचा हुआ भोजन आ गया जो ग्लूकोज के रूप में इकट्ठा हो जाता है कोशिकाओं में। ब्लड ले जाकर भोजन को, जो पचा हुआ भोजन है ग्लूकोज, उसको कहाँ छोड़ देता है, कोशिकाओं में। अब कोशिका में जो भोजन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट जाता है और ऊर्जा में हमें ऊर्जा उपलब्ध करवा देता है। तो ये जो प्रक्रिया है वो श्वसन कहलाती है। ठीक है, श्वसन को दो भागों में बांटा जाता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। अब वायवीय श्वसन को देख लेते हैं। वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं, अवायवीय श्वसन को अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं।
तो वायवीय श्वसन ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इस श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण दहन होता है, अर्थात इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा बनती है, वो वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी। इस श्वसन में लगभग हमें 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये जो प्रक्रिया है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी। वायवीय श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपको यहाँ पर ये ग्लूकोज दिखाई दे रहा है C6H12O6। ये माइटोकॉन्ड्रिया में O2 की उपस्थिति में टूटेगा तो CO2 H2O और ऊर्जा निकलेगी। ऊर्जा लगभग 38 एटीपी निकलती है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। तो ये वायवीय श्वसन हुआ। अब देखो अवायवीय श्वसन देखते हैं। अवायवीय श्वसन को देखें। ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। यहाँ पर देखो दो तरीकों से हम अवायवीय श्वसन को समझ रहे हैं। एक तरीका, फर्स्ट तरीका और सेकंड तरीका। फर्स्ट तरीका है कि कुछ सूक्ष्म जीव जैसे यीस्ट है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु है, उनमें ग्लूकोज का दहन O2 की अनुपस्थिति में होता है। तो यीस्ट के अंदर अवायवीय श्वसन की क्रिया होगी और एल्कोहल यहाँ पर बनेगा और साथ में देखो यहाँ पर CO2 निकलेगी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें एल्कोहल यहाँ पर बनेगा इसके अंदर, यीस्ट के अंदर, और साथ में CO2 बाहर निकल जाएगी। तो एल्कोहल जो है उसके साथ में एटीपी जो ऊर्जा है यीस्ट के अंदर केवल 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त ही होती है। तो ध्यान रखेंगे आप, एल्कोहल CO2 और साथ में क्या बन जाएगी यहाँ पर बन जाएगी 2 एटीपी ऊर्जा। तो आपको यहाँ पर एक समीकरण दिखाई दे रही है जिसके अंदर एक ग्लूकोज का अणु है, वो यीस्ट में टूटेगा O2 की अनुपस्थिति में। ठीक है, यीस्ट नामक कवक के अंदर, जिससे उसके अंदर ये बनेगा एल्कोहल। ठीक है, ग्लूकोज टूटेगा तो एल्कोहल का फॉर्मूला यहाँ पर आपको बता रखा है। एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा? C2H5OH, यानी इसके अंदर ये फॉर्मूला एल्कोहल का होगा C2H5OH, जिसको एल्कोहल या एथेनॉल भी कह सकते हैं। OH एल्कोहल के लिए आता है। ठीक है, जिसका पीछे अनुलग्न लगता है ओल, और इसमें 2 कार्बन होने की वजह से इसको एथ प्लस सिंगल बॉन्ड होने की वजह से 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एथ प्लस एन और साथ में ओल होने की वजह से इसको एथेनॉल भी कह सकते हैं या एल्कोहल भी कहेंगे। अब इसके अलावा यहाँ पर हम इसको समझें तो ध्यान दो कि एल्कोहल के अलावा इसके अंदर यहाँ पर CO2 भी निकलेगी। यहाँ पर इसने O2 बता रखा है जो तो गलत है, यहाँ पर CO2 कर लेना आप। ठीक है, और साथ में 2 एटीपी ऊर्जा भी बनेगी। अब यहाँ पर आप देखो, इसको अगर हम संतुलित करें तो इस ग्लूकोज के अंदर कार्बन की संख्या 6 है, तो एल्कोहल के अंदर तो 2 ही कार्बन है। ठीक है, और यहाँ पर CO2 बनेगी, CO2 के अंदर 1 कार्बन है, तो इनको बैलेंस अगर अपन करें तो यहाँ जो एल्कोहल है उसके 2 अणु बनेंगे, और CO2 के भी कितने अणु बन जाएंगे? 2 अणु बन जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल कार्बन कितने हो जाएंगे? एक एल्कोहल में 2 कार्बन होते हैं, तो 2 एल्कोहल के अणुओं में 4 कार्बन हो जाएंगे, और 2 CO2 के अणु हो गए, यानी 2 कार्बन यहाँ पर हो गए, तो टोटल 6 कार्बन हो जाएंगे। आप गिन सकते हो। तो ध्यान रखें, इसकी जगह CO2 करोगे, 2 CO2 के अणु निकलेंगे और 2 किसके अणु निकलेंगे? एल्कोहल के अणु, और 2 एटीपी ऊर्जा बन जाएगी। ये इस प्रकार से यीस्ट के अंदर अवायवीय श्वसन की क्रिया होती है, जो कहाँ होगी? उसके कोशिका द्रव्य के अंदर ही होगी। तो वायवीय श्वसन की क्रिया जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। बाकी अवायवीय श्वसन की क्रिया सभी जीवों में कोशिका द्रव्य के अंदर ही होती है। तो एक्चुअल में जो कोशिका द्रव्य के अंदर ग्लूकोज होता है, ध्यान रखें आप, कोशिका द्रव्य के अंदर जो ग्लूकोज होता है, सबसे पहले ग्लूकोज सभी जीवों के अंदर कोशिका द्रव्य में सबसे पहले पायरुविक अम्ल में बदल जाता है, जिसे आप पायरुवेट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य में सबसे पहले ग्लूकोज पायरुवेट में बदलता है। फिर ये जो पायरुवेट है वो माइटोकॉन्ड्रिया में अगर चला जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में इसका वायवीय श्वसन हो जाएगा, और अगर ये पायरुवेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाकर यीस्ट जैसे जीवों में या फिर हमारी मांसपेशियों में ये जो पायरुवेट है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटेगा। तो यीस्ट में तो पायरुवेट के टूटने से
एल्कोहल CO2 बनेगी। और अगर हमारी मांसपेशियों वगैरह में हो रहा है ये इसका विखंडन, तो पायरुवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। पायरुवेट कहाँ से आया है? ग्लूकोज का अणु कोशिका द्रव्य में टूट जाता है, तो ग्लूकोज के अणु में टोटल 6 कार्बन होते हैं, जबकि पायरुवेट में सिर्फ 3 ही, एक पायरुवेट के अणु में 3 ही कार्बन होते हैं। इसका मतलब ग्लूकोज 2 पायरुवेट अणुओं में टूटता है। अब पायरुवेट जो है ईस्ट में तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा नहीं, ईस्ट में तो पायरुवेट टूट कर सीधा ही अल्कोहल और CO2 बना देगा। जबकि ये जो पायरुवेट है ये हमारी मांसपेशियों के अंदर अगर हम देखें तो ये पायरुवेट जो 3 कार्बन का, ये 3 कार्बन के लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। तो लैक्टिक अम्ल जो किण्वन होता है, एक प्रकार से हमारी मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन होता है, वहाँ पर ध्यान दें कि लैक्टिक अम्ल के साथ में CO2 नहीं निकलेगी। ठीक है, और समझते हैं। देखो, तो आपने देखा ईस्ट के अंदर अवायवीय श्वसन। अब हम सेकंड पॉइंट देख रहे हैं कि जब हम कोई कठिन शारीरिक परिश्रम करते हैं तो O2 की आपूर्ति पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है, अतः मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन होने लग जाता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाती है। तो मांसपेशियां लगातार शारीरिक श्रम करने से अवायवीय श्वसन करती है मनुष्य के अंदर, जिसके फलस्वरूप लैक्टिक अम्ल का निर्माण होने लग जाता है। तो एक्चुअल में ध्यान रखेंगे आप, ये जो ग्लूकोज का अणु है ये पहले पायरुवेट में टूटता है। पायरुवेट जो है वो 3 कार्बन का है, तो मांसपेशियों में O2 की अनुपस्थिति में अब पायरुवेट जो है सीधा ही लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। लैक्टिक अम्ल में 3 कार्बन होते हैं, तो पायरुवेट में भी 3 कार्बन होते हैं। तो ग्लूकोज के अणु में 6 कार्बन है, तो ग्लूकोज का अणु पहले पायरुवेट में बदलेगा, तो पायरुवेट के 2 अणु बनेंगे। इसका मतलब अब पायरुवेट से कोई CO2 नहीं निकलेगी, यहाँ पर सीधा लैक्टिक अम्ल बन जाएगा। तो लैक्टिक अम्ल बनेगा, तो इसका मतलब पायरुवेट में 2 अणु है पायरुवेट के, तो लैक्टिक अम्ल के भी 2 अणु ही बनेंगे। पायरुवेट में 3 कार्बन है एक में, तो लैक्टिक अम्ल में भी 3 कार्बन रहेगा। तो यहाँ पर कोई भी CO2 का अणु बाहर नहीं निकलता, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ग्लूकोज पेशियों में O2 की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है और साथ में 2 ATP ऊर्जा भी बनती है। तो वायवीय श्वसन में तो लगभग 38 ATP अणु बनते हैं, बहुत अधिक ऊर्जा बनती है, जबकि अवायवीय श्वसन में बहुत कम ऊर्जा बनती है, लगभग 2 ATP ऊर्जा ही बनती है। ठीक है, इसके बाद में जंतुओं में श्वसन की। तो जंतुओं में जो श्वसन है उसमें पहला पॉइंट है कि एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा में साधारण विसरण के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। यानी विसरण का मतलब होता है पदार्थ जो है वो अपने, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ चले जाते हैं। तो एक कोशिकीय जीवों में अमीबा में साधारण विसरण के द्वारा जो O2 CO2 उनका आदान प्रदान होता है। O2 वातावरण में ज़्यादा होती है, अंदर कम होती है तो अंदर चली जाती है, अंदर CO2 बढ़ जाती है तो अंदर से CO2 बाहर आ जाती है। ठीक है, इस प्रकार से O2 CO2 का जंतु श्वसन विनिमय करते हैं, जैसे अमीबा में। तो अमीबा में साधारण विसरण के द्वारा श्वसन होगा। कुछ प्राणी जैसे केचुआ अपनी त्वचा द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। जलीय जीव जैसे मछली अपने मुंह से पानी अंदर लेती है और क्लोम की सहायता से पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। ठीक है, स्थलीय प्राणी जैसे पक्षी हो गया, कुत्ता है, मनुष्य है, ये श्वास लेने के लिए फेफड़ों का उपयोग करते हैं। तो ये पॉइंट है जो आपको बार बार ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मनुष्य में श्वसन की। तो मनुष्य में श्वसन देखो, मनुष्य में श्वसन तंत्र द्वारा संपन्न होता है। तो मनुष्य के श्वसन तंत्र के क्या क्या भाग है? तो नासा यानी नाक हो गया, नासा मार्ग हो गया, श्वास नली है, श्वसनिकाएँ हैं, फिर श्वसनिकाएँ आगे चलकर कूपिका नलिकाओं में बढ़ जाती है, फिर कूपिका नलिकाएँ कूपिकाओं में खुलती है, जो फेफड़ों में छोटी छोटी गुब्बारेनुमा संरचनाएँ होती है, जो एक्चुअल में फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बनाती है। बहुत सारी ऐसी कूपिकाएँ एक एक फेफड़े के अंदर पाई जाती हैं। तो श्वसन मनुष्य के अंदर श्वसन तंत्र द्वारा होता है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं इसके बाद में श्वसन की प्रक्रिया। सबसे पहले मनुष्य के द्वारा वायु को नासा द्वार से अंदर लिया जाता है। नासा मार्ग में रोम और श्लेष्मा पाए जाते हैं। ठीक है, श्लेष्मा एक चिकना पदार्थ होता है, तो रोम क्या कर लेते हैं, रोगाणु जीवाणु धूल के कणों को रोक लेते हैं और श्लेष्मा उनको फंसा लेता है। श्लेष्मा चिकना होता है इसलिए उसमें ये अटक जाते हैं।
तो रोम और श्लेष्मा नाक के अंदर है, नासा मार्ग में है। ये धूल के कण और अन्य अशुद्धियों को नासा मार्ग में ही रोक लेते हैं। नासा मार्ग से वायु श्वास नली में जाती है। श्वास नली में अनेक उपास्थियों से बने हुए छल्ले होते हैं जो श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। ठीक है, श्वास नली से वायु श्वसनिकाओं में जाती है और बाहर जो फेफड़े हैं उनमें कूपिका के द्वारा भेज दी जाती है। फिर ये जो वायु है श्वसनिकाओं के द्वारा फेफड़ों में उपस्थित कूपिका में आ जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब जो कूपिकाओं में आ चुकी है तो कूपिकाओं में ही O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है। कूपिकाओं के तुरंत रक्त की वाहिनियाँ चिपकी हुई होती हैं, तो रक्त वाहिनियों में कूपिकाओं से निकलकर O2 चली जाएगी और रक्त वाहिनियों से निकलकर जो CO2 है वो कूपिकाओं में आ जाएगी। तो कूपिकाओं में CO2 तो कूपिकाओं से फिर बाहर चली जाएगी और O2 कूपिकाओं से रक्त में चली जाती। तो इस प्रकार O2 CO2 का आदान प्रदान कूपिकाओं से होता है। इसीलिए कूपिका को श्वसन तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहते हैं। ओके, ठीक है, अब हम बात करें आगे। अब देखो हम बात कर रहे हैं कि श्वसन में डायफ्राम मदद करता है। तो डायफ्राम की गति के कारण श्वास अंदर और बाहर जाती है। जब डायफ्राम चपटा होता है तो वक्ष गुहा में आयतन बढ़ जाता है। यानी देखो डायफ्राम एक्चुअल में इस प्रकार से रहता है, ऐसे गुंबद के रूप में रहता है। सबसे पहले मूल अवस्था में डायफ्राम अपनी गुंबद अवस्था में, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो फेफड़े होते हैं, है ना, वो फेफड़े ऐसे पिचके हुए होते हैं डायफ्राम की वजह से। ठीक है, अब क्या होता है कि डायफ्राम से जुड़ी हुई मांसपेशियां ऊपर से इस प्रकार होती है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो, डायफ्राम से जुड़ी हुई पेशियां। तो ये पेशियां जो है वो संकुचित करती है। तो डायफ्राम अब जो गुंबद के रूप में था ऐसे, इसकी बजाय अब ये चपटा हो जाता है। तो जो इतनी जगह है, यानी जब ये उठा हुआ था अब ये सीधा हो गया है। पहले गुंबद के आकार का था, अब चपटा हो गया। तो देखो लगभग इतनी स्पेस यहाँ पर मिल गई। तो यहाँ पर क्या हुआ कि डायफ्राम जब चपटा हो जाता है तो फेफड़े जो है वो फैल जाते हैं, नीचे की ओर आ जाते हैं। ठीक है, फेफड़े ऐसे फैल कर नीचे की ओर आ जाते हैं, यानी फेफड़ों के अंदर का दाब जो है वायु का वो घट जाता है। भाई फेफड़े फैल गए हैं और वायु पहले जितनी थी उतनी ही है। तो डायफ्राम के गुंबद से चपटा होने के कारण फेफड़ों को फैलने के लिए जगह मिल गई। तो फेफड़ों में वायु का दाब घट गया क्योंकि वायु कम है और जगह ज़्यादा है। तो इस स्थिति में जब अंदर वायु दाब कम हो जाता है तो बाहर से वायुमंडल से वायु खींचकर कूपिकाओं से होती हुई फेफड़ों में आ जाती है ना। तो यानी कि जब डायफ्राम गुंबद से चपटा होगा तो अंदर हवा भर जाएगी, यानी फेफड़ों में कूपिकाओं में वायु आ जाएगी। और जब वापस अपनी मूल अवस्था में आता है डायफ्राम, चपटे से वापस मूल अवस्था में आता है, तो ये फेफड़ों पर दबाव लगाता है। आप देख रहे हो यहाँ पे ऊपर चला गया, तो ऊपर जाने से फेफड़ों पर दबाव बढ़ जाएगा, तो फेफड़े पिचक जाएंगे और फेफड़े पिचक जाएंगे तो हवा का प्रेशर अंदर बढ़ जाएगा, तो हवा अंदर से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो चपटा जब होता है तब हवा अंदर आती है, जब गुंबद के आकार का होता है तो हवा बाहर चली जाती है। तो इस प्रकार से डायफ्राम की गति की वजह से O2 CO2 का आदान प्रदान होता है, यानी कि फेफड़ों में हवा अंदर जाती है, श्वास अंदर जाता है और बाहर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ कि डायफ्राम की गति के कारण श्वास अंदर और बाहर जाती है। जब डायफ्राम चपटा होता है तो वक्ष गुहा में आयतन बढ़ जाता है। अभी आपने देखा ना, डायफ्राम यहाँ से जब ऐसे सीधा हो गया तो जगह बढ़ गई, वक्ष गुहा की जगह बढ़ गई, तो फेफड़े फैल जाएंगे, है ना, फेफड़े नीचे आ जाएंगे, जगह ज़्यादा हो जाएगी। तो वक्ष गुहा यानी छाती जहाँ पर फेफड़े स्थित है उसको, वहाँ की गुहा को वक्ष गुहा कहते हैं, जो पसलियों के बीच की जगह। तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप कूपिकाओं में वायु का दाब कम हो जाता है क्योंकि फेफड़े फैल जाते हैं, तो जिससे वायु बाहर से अंदर खींच ली जाती है। ठीक, जब डायफ्राम अपनी साधारण स्थिति में वापस आता है, यानी चपटा जब होता है मूल अवस्था से, इस गुंबद अवस्था से जब इस अवस्था में आता है तो हवा अंदर आ जाएगी, और जब इस अवस्था से इस अवस्था में आएगा, है ना, चपटे से गुंबद के आकार का होगा, तो वायु जो है वो बाहर निकल जाएगी। ठीक, ये आप ध्यान रखें। तो
जब डायफ्राम अपनी साधारण स्थिति में वापस आता है तो वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और वायुदाब बढ़ जाता है, जिससे वायु कूपिकाओं से बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, इसको बार बार रिकेप करना आप। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पौधों में श्वसन क्रिया कैसे होती। तो पौधों में श्वसन, पौधों के सभी हरे भागों में रंध्र पाए जाते हैं, है ना। एक्चुअल में कुछ तने पर भी रंध्र होते हैं, कुछ फलों की सतह पर भी होते हैं। तो ज़्यादा जो रंध्र है वो कहाँ पर मिलेंगे, पत्तियों की सतह पर। तो इन रंध्रों में छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, जिनमें से, यानी रंध्र ये एक उपकरण है जिसके अंदर छोटे छोटे छिद्र जो है द्वार कोशिकाओं के बीच में, जो मैंने आपको बताए थे। तो जिनमें से O2 और CO2 का आदान प्रदान विसरण विधि द्वारा होता है। ठीक है, विसरण का मतलब है पदार्थों का अधिक से कम की तरफ जाना, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे वो गैस के पदार्थ हो। ठीक, तो ये पौधों में श्वसन इस प्रकार से होता है। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट बात कर रहे हैं वहन की। ठीक, वहन क्या चीज़ है। तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भोजन को पूरे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना ही वहन कहलाता है। तो मानव में वहन का कार्य कौन करता है, यानी पंप करवाता है चीज़ों को हृदय। तो हृदय की वजह से रक्त सब चीज़ों को आगे लेकर जाता है। तो मानव शरीर में रुधिर वहन का कार्य करता है। रुधिर एक हल्का क्षारीय तरल पदार्थ होता है। तो रक्त या रुधिर की पीएच आप जानते हो लगभग 7.4 होती है। तो 7 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 7 से ज़्यादा की कंडीशन क्षारीय होती है। तो हल्का क्षारीय रक्त होता है। ओके, नेक्स्ट देखो, जिसे तरल संयोजी उत्तक भी कह सकते हैं। तो रक्त विभिन्न पदार्थों को अपने साथ शरीर में जोड़कर शरीर में घुमाता है, इसलिए हम रक्त को संयोजी उत्तक कहते हैं। और ये तरल के रूप में होता है तो इसको तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। अब आगे देखो, इसके बाद में शुद्ध रुधिर का रंग नीला यानी बैंगनी जैसा सा होता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। तो जो रुधिर है उसमें लाल रंग का एक वर्णक पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो एक्चुअल में हीमोग्लोबिन O2 CO2 को अपने साथ पकड़कर शरीर में घुमाता है। तो श्वसन क्रिया में मदद करता है हीमोग्लोबिन, जो कि रक्त में उपस्थित होता है। इसलिए हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक भी कहते हैं। ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन नहीं हो हमारे शरीर में तो हमारे शरीर में O2 CO2 का आदान प्रदान नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। अब हम बात करें इसके बाद में आगे कि जो रुधिर है उसके दो प्रमुख भाग होते हैं, एक प्लाज्मा और दूसरा उसके अंदर पाई जाने वाली रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा को देखते हैं। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का एक द्रव पदार्थ होता है। ये रुधिर का लगभग, देखो, जो कंप्लीट रुधिर है उसका प्लाज्मा वाला जो भाग है वो लगभग 55% होता है। प्लाज्मा वाला भाग लगभग कितने परसेंट होता है, 55%। पूरे रुधिर में 55% उसका लिक्विड तरल पदार्थ होता है, जिसके अंदर उसकी 45% के लगभग 45% उसकी कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं, RBC, WBC, है ना, प्लेटलेट, ये पाई जाती हैं। तो ध्यान रखेंगे कि रुधिर का जो प्लाज्मा है वो 55% हिस्सा रखता है। तो रुधिर का ये 90% वाला जो ये पार्ट है इसको आप यहाँ से हटा देना, इसने गलत लिखा। तो रुधिर का लगभग 55% भाग कौन बनाता है, प्लाज्मा। इस प्लाज्मा में CO2, भोजन, नाइट्रोजनी पदार्थ, है ना, मूत्र के अपशिष्ट जैसे यूरिया वगैरह, ये वहन करते हैं। तो ये CO2, भोजन, नाइट्रोजनी पदार्थों का वहन करवाता है, यूरिया वगैरह। नेक्स्ट है रुधिर कणिकाएं। तो रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती है जो लगभग अपने पूरे रुधिर का 45% हिस्सा रखती है, जिसमें लाल रुधिर कणिकाएं, RBC, रेड ब्लड कार्पल्स, ठीक है, सफ़ेद रुधिर कणिकाएं यानी WBC, वाइट ब्लड कार्पल्स, और प्लेटलेट्स यानी जिनको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। तो ये हमारे रुधिर में कणिकाओं के रूप में पाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करें तो RBC O2 का वहन करती है। हीमोग्लोबिन RBC के अंदर मिलता है, हीमोग्लोबिन RBC में उपस्थित होता है। WBC शरीर को रोगों से बचाती है और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम WBC ही करती है। ठीक है, कभी कभी हमारे शरीर को चोट लग जाने पर रक्त का स्राव होने लग जाता है ना, रक्त बहने लगता है। तो इस रक्त स्राव को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार की कणिकाएं भी हमारे रक्त में उपस्थित होती है, जिन्हें प्लेटलेट कहते हैं ना, प्लेटलेट्स कहते हैं। तो प्लेटलेट्स हमारे रुधिर का थक्का बनाने में मदद करती है, रुधिर को रोकने में, बहते हुए रुधिर को रोकना यानी रक्त स्कंदन का काम करती है, ब्लड क्लोटिंग का काम करती है।
है ना, रक्त स्राव को रोकने का काम करती है, यानी रक्त स्कंदन का काम करती है, जिसे रुधिर का थक्का जमाना कहते हैं। ओके, अब इसके बाद आगे देखते हैं। अब देखो, प्लेटलेट्स जो है वो रक्त स्राव को रोक देती है, जिसे तो रक्त का थक्का बन जाता है, जिसकी वजह से रक्त बहता हुआ रुक जाता है। अब हम बात करें मानव परिसंचरण तंत्र। मानव परिसंचरण तंत्र में यानी घुमाने वाले तंत्र में तीन महत्वपूर्ण भाग काम आते हैं। एक तो हृदय, जो कि आगे रक्त को पंप करता है, और धमनी तथा शिराएं, नलिकाएं होंगी। ठीक है, तो परिसंचरण में हृदय के द्वारा धमनियों और शिराओं में रक्त बहता हुआ जाता है। ठीक, अब हम हृदय की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ डायग्राम जो है मैंने एक जगह आगे श्वसन तंत्र का, और यहाँ पर ऐसा आपको मतलब मिल जाएगा इसमें आगे नोट्स के अंदर, श्वसन तंत्र का, हृदय का, उत्सर्जन का, ये सब डायग्राम एक जगह आपको मिल जाएगा। तो एक बार थ्योरी को अपन कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखो, धमनी, हृदय जो है, हृदय हमारा एक पेशी अंग होता है, मांसपेशी है ना, मांस का बना हुआ, जो मुट्ठी के आकार का होता है ना, बंद मुट्ठी कह सकते हैं, यानी मुट्ठी है तो बंद है। हृदय के चार भाग होते हैं। मनुष्य के अंदर देखें तो दो आलिंद और दो नीले, यानी चार को कक्ष में बटा होता है। हृदय के ऊपर वाले दो भाग आलिंद कहलाते हैं और नीचे वाले दो भाग नीले कहलाते हैं। तो जैसे ये अगर हमारा हृदय हो गया, हृदय थोड़ा सा हमारा राइट साइड में, लेफ्ट साइड में झुका हुआ रहता है। इस हृदय में ऊपर वाले दो भाग आलिंद कहलाएंगे और नीचे वाले भाग, ये वाले दोनों भाग नीले कहलाएंगे। ऊपर वाले दोनों भाग आलिंद कहलाते हैं। तो चार कक्ष का बना हुआ मनुष्य का हृदय होता है। आगे देखें, हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रुधिर या O2 युक्त रुधिर या ऑक्सीजनित रुधिर बहता है। ठीक है, जबकि दाएं भाग में अशुद्ध रुधिर या CO2 युक्त रुधिर या विऑक्सीजनित रुधिर बहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें धमनियों और शिराओं की। तो धमनी क्या है? धमनी मोटी भित्ति वाली रुधिर वाहिका होती है। हृदय ये रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, हृदय से रुधिर को विभिन्न अंगों में पहुंचाएगी धमनी। और धमनियों में रुधिर उच्च दाब पर बहता है, क्योंकि धमनियों की भित्ति मोटी होती है और पूरे ब्लड को शरीर में पहुंचाना होता है, तो इसलिए धमनियों की भित्ति मोटी होती है। धमनियों में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, लेकिन ध्यान रखें, जो फुफ्फुस धमनी है, अपवाद बता रखा है यहाँ पर, फुफ्फुस धमनी में शुद्ध रुधिर नहीं बहता है। धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी जो है उसमें अशुद्ध रुधिर यानी CO2 युक्त रुधिर बहता है। यहाँ पर जब भी हम अशुद्ध और शुद्ध रुधिर की बात करेंगे तो हम O2 और CO2 युक्त रुधिर की बात करेंगे। जिस रुधिर के साथ O2 जुड़ी हुई है वो शुद्ध रुधिर है या ऑक्सीजनित है, और जिस रुधिर के साथ CO2 जुड़ी हुई है, ठीक है, वो रुधिर विऑक्सीजनित या अशुद्ध रुधिर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आप देखें यहाँ पर शिरा की हम बात करते हैं। शिराएं पतली भित्ति वाली रुधिर वाहिकाएं होती है। ये रुधिर को विभिन्न अंगों से लेकर हृदय तक पहुंचाती है। धमनियाँ तो हृदय से अंगों में ले जा रही थी, ये अंगों से हृदय में लाती है। शिराओं में रुधिर निम्न दाब पर बहता है, प्रेशर कम रहता है। शिराओं में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, जबकि अपवाद के रूप में ध्यान रखें फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, तो याद रखें फुफ्फुस आगे जिसके लगेगा वो उल्टा काम करेगी। ओके, अब हम बात कर रहे हैं परिसंचरण तंत्र की क्रियाविधि की। तो देखो, परिसंचरण तंत्र की क्रियाविधि, फेफड़ों में स्थित कूपिका से रुधिर O2 ग्रहण करता है। ठीक है, फेफड़ों में ही कूपिका से O2 है ग्रहण की जाएगी। इस रुधिर को शुद्ध रुधिर या ऑक्सीजनित रुधिर कहते हैं। फेफड़ों से यह रुधिर फुफ्फुस शिरा के द्वारा हृदय के बाएं भाग में आ जाएगा, बाएं भाग के आलिंद में आ जाएगा। फिर बाएं आलिंद से, यहाँ ध्यान रखें, यहाँ पर द्विवल्नी का पार्ट है, जहाँ बायां आलिंद लिखा हुआ है यहाँ पर त्रि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये त्रि नहीं है यहाँ पर द्विवल्नी का पार्ट है, यानी दो वलन वाले कपाट आपको मिलेंगे बाईं साइड, और दाईं साइड तीन वलन वाले कपाट मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखें यहाँ पर द्विवलनी कपाट है, त्रि नहीं। तो बाएं आलिंद से त्रिवलनी कपाट या पट द्वारा बाएं नीले में आ जाता है। बायां नीले जो है वो धमनियों की सहायता से रुधिर को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है।
ठीक है, तो बाईं साइड की बात करी हमने। अब हम बात करते हैं इसके बाद में आगे, है ना। एक बार वापस इसको देख लो कि जो रुधिर है वो हृदय में, अगर अपन इस प्रकार से हृदय को समझे, थोड़ा और मैं ठीक बनाता हूँ। इस प्रकार से अगर हमारा हृदय है तो हृदय में ये ऊपर की ओर आलिंद और नीचे की ओर हो गए नीले। तो ये वाला जो हिस्सा है ये बायां आलिंद है, फिर ये हो जाएगा बायां नीले। तो फुफ्फुस शिरा के द्वारा कूपिकाओं से ओटू युक्त रुधिर आलिंद में आ जाएगा बाईं साइड। फिर कुछ कपाट होते हैं यहाँ पर जिनको द्विवलनी कपाट बोलेंगे। उन कपाटों के द्वारा रक्त बाएं नीले में आ जाएगा और बाएं नीले से जो रक्त है वो निकलकर धमनियों से होता हुआ शरीर के अंगों में चला जाएगा। तो बाईं साइड तो शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर यहीं पर समझ लो कि अब शरीर के अंगों से अशुद्ध रुधिर को शिराएं लेकर आएगी और किस में डाल देगी, अंगों से अशुद्ध रुधिर को लेकर शरीर में पहुंचा देगी दाएं आलिंद में शिराएं। अब शिराओं से दाएं आलिंद से रक्त जो है वो यहाँ पर त्रिवलनी कपाट पाए जाते हैं, दाएं साइड त्रिवलनी कपाट। त्रिवलनी कपाट से दाएं आलिंद से दाएं नीले में आ जाएगा और दाएं नीले से जो रक्त है वो निकल कर फेफड़ों में चला जाएगा, ठीक है। तो रक्त शिराओं में से होता हुआ अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद नीले और फिर आगे जा रहा है कूपिकाओं में। तो ये दाएं साइड आप देख रहे हो अशुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है, दाईं साइड अशुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है, ठीक है। तो दाईं साइड अशुद्ध रुधिर आएगा और बाईं साइड कैसा रुधिर आएगा, शुद्ध रुधिर, ठीक है। कूपिकाओं से शुद्ध रुधिर दाएं आलिंद नीले से होता हुआ शरीर के अंगों में चला जाता है और शरीर के अंगों से अशुद्ध रुधिर जो है वो दाएं आलिंद से नीले में होता हुआ फिर कहाँ चला जाएगा, फेफड़ों में चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दाईं साइड अशुद्ध रुधिर बहता है और बाईं साइड शुद्ध रुधिर बहता है, ठीक है। एक साइकिल में रक्त हृदय से 2 बार गुजर जाता है, एक शुद्ध रूप में और एक अशुद्ध रूप में। तो ये 2 प्रकार का परिसंचरण देखने को मिलता है, बाईं साइड शुद्ध, दाईं साइड अशुद्ध। तो एक्चुअल में मनुष्य में ये दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। ओके, अब हम इसके बाद में क्रियाविधि देखते हैं परिसंचरण तंत्र की। फेफड़ों में स्थित कूपिका से रुधिर ओटू ग्रहण किया गया, ठीक है। और इस रुधिर को शुद्ध रुधिर कहेंगे, ऑक्सीजनित रुधिर कहलाता है। फेफड़ों में यह रुधिर फुफ्फुस शिरा से होकर हृदय के बाएं भाग में आ गया, बाएं आलिंद से द्विवलनी कपाट के द्वारा बाएं नीले में चला गया। बाएं नीले से धमनियों से होता हुआ रुधिर को शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचा दिया जाता है, ठीक, ओके। अब इसके बाद देखो, शरीर की प्रत्येक कोशिका तक जो रुधिर है वो चला गया ओटू युक्त, तो कोशिका में O2 को त्याग कर श्वसन में बनी CO2 को रुधिर द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा। कोशिकाओं में ग्लूकोज को तोड़ने में काम आ जाएगी O2। अब ग्लूकोज टूटेगा तो कोशिकाओं में CO2 निकलेगी, तो श्वसन की क्रिया होगी, तो श्वसन में बनी हुई CO2 को अब रुधिर वापस ग्रहण कर लेगा। तो अब अशुद्ध रुधिर जा रहा है, ठीक है। तो आप आगे देखें कि अब अशुद्ध रुधिर जो है विभिन्न शिराओं द्वारा हृदय के दाएं आलिंद में आ जाता है। दाएं आलिंद से त्रिवलनी कपाट, ध्यान रखें दाएं साइड त्रिवलनी कपाट है, यहाँ पर ये गलती से हुआ। तो दाएं आलिंद से त्रिवलनी कपाट जो है वो रुधिर को दाएं नीले में भेज देते हैं। दाएं नीले से जो है, दाएं नीले से यह रुधिर फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ों में जाता है। याद रखेंगे, बाएं आलिंद में तो फुफ्फुस शिरा से आया था रक्त फेफड़ों से, ठीक, और दाएं नीले से फेफड़ों में जा रहा है तो फुफ्फुस धमनी लेकर जाएगी, ओके। अब एक नोट देखो यहाँ पर, कशेरुकी जीवों में यानी जिनमें रीढ़ की हड्डी या कशेरुक दंड पाया जाता है, उन जीवों में हृदय में 2 बार रुधिर आता है तथा 2 प्रकार का परिसंचरण, 2 बार रुधिर जाता है। तो 2 प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है, इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें आगे। अब देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नोट, नीले की दीवारें मोटी होती हैं, ध्यान रखें आलिंदों के बजाय नीले की दीवार मोटी होती है, क्योंकि हृदय में अत्यधिक दाब नीले की दीवारों पर होता है। अब नीले को रक्त पूरे शरीर में भेजना होता है, इसलिए नीले की दीवारें मोटी होती हैं। बाएं नीले की दीवारें ज़्यादा मोटी होती हैं, क्योंकि बाएं नीले से रक्त पूरे शरीर में जाएगा, जबकि दाएं नीले से तो रक्त केवल फेफड़ों में जाता है। हमारा रुधिर हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। हमारे रक्त के अंदर हिपेरिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है?
हिपेरिन पाया जाता है, इसलिए हिपेरिन अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। ठीक है, ओके। अब हम बात करें रक्त दाब जो है, रक्त के द्वारा रक्त वाहिनियों यानी धमनियों पर जो लगाया गया दाब है वो रक्त दाब कहलाता है। तो एक्चुअल में नीले से जब रक्त निकलता है, बाएं नीले से निकलेगा तो धमनी में जाएगा, दाएं नीले से निकलेगा तो फुफ्फुस धमनी में जाएगा। तो नीले से निकलने वाले रक्त के कारण फुफ्फुस धमनी हो चाहे धमनी हो, उनकी दीवारों पर जो दाब महसूस होता है वो रक्त दाब कहलाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। तो एक्चुअल में धमनी पर ही महसूस होगा, सिरा की यहाँ पर बात हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब नीले संकुचित करके रक्त को फेंकते हैं तो धमनियों की दीवारों पर जो दाब महसूस होता है उसको संकुचन दाब कहते हैं, जो लगभग 120 mmHg होता है, मिलीमीटर मरकरी। और जब नीले संकुचित नहीं होकर नीले फैले हुए हैं और उनमें रक्त आ रहा है तो उस टाइम धमनियों की दीवारों पर जो दाब महसूस होता है वो लगभग 80 mmHg होता है। तो सबसे पहले आपको ऊपर की तरफ ये संकुचन का दाब दिखाना है 120, और फिर नीचे आपको दिखाना है बट्टे में लिखकर ये शिथिलन का दाब, जिसे अनुशिथिलन दाब कहते हैं, जो 80 mmHg होगा। तो हमेशा इसको लिखने का तरीका 120/80 ही होगा, क्योंकि 120 जो प्रेशर है वो नीलेयों से संकुचन के कारण धमनियों में आया है। अब नीले फैले हुए हैं तो वो दाब जो धमनियों में महसूस होगा वो 80 mmHg होगा। ठीक, तो संकुचन को पहले दिखाना है और अनुशीतलन को बाद में दिखाना है। तो हमेशा इसको 120/80 ही लिखें। ऊपर वाला दाब संकुचन का है, नीचे वाला दाब शिथिलन का है। ठीक है, ओके। अब आगे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो रक्त दाब जो है वो धमनियों सिराओं की धमनी में, एक्चुअल में धमनी की दीवारों पर महसूस होता है। रक्त दाब को स्पाइगमो मैनोमीटर से हम मापते हैं, स्पाइगमो मैनोमीटर। सामान्य व्यक्ति का रक्त दाब 120 mmHg से 80 mmHg होता है। 80 mmHg जो है वो कम दाब होने पर रक्त का दाब इससे कम हो जाएगा तो रक्त दाब कम हो जाता है। इस स्थिति को निम्न अनुशीतलन दाब बोलेंगे, यानी लो ब्लड प्रेशर। रक्त दाब 120 mmHg से ज़्यादा हो जाएगा तो इस स्थिति को अपन क्या बोल देंगे, उच्च प्रकुंचन दाब कह देंगे। एक्चुअल में देखो यहाँ पर सिचुएशन क्या है, जो रक्त दाब है नीले की दीवारों पर ज़्यादा महसूस होगा तो वो 120 से ज़्यादा हो जाएगा। अब 120 से बढ़ेगा प्रेशर तो ये 120/80 था, 120 के साथ ही 80 महसूस होता है। तो 120 से जब प्रेशर बढ़ जाता है तो याद रखें कि 80 से भी बढ़ेगा, ये इंक्रीज दोनों ही होंगे, यानी 140 अगर हो जाएगा 120 से तो ये लगभग 80 से 90 95 लगभग हो जाएगा। अगर ये कम होगा तो दोनों एक साथ ही कम होंगे, ध्यान रखें, है ना। 120 से कम होगा तो ये यहाँ पर जो 80 है उससे भी कम होगा, और जब बढ़ेगा तो दोनों एक साथ बढ़ेंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखें। ओके, तो जब ब्लड प्रेशर 120 से ज़्यादा हो जाता है, 120/80 से ज़्यादा हो जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है, हाई बीपी कहलाता है। और जब 120/80 से कम हो जाता है तो वो लो ब्लड प्रेशर कहलाता है। अब हम इसके बाद में बात करने जा रहे हैं पादपों में परिवहन। पादपों में परिवहन दो प्रकार के जटिल ऊतकों द्वारा होता है, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। तो जाइलम में जल और खनिज लवण का परिवहन होता है और फ्लोएम में भोजन, हार्मोन वगैरह का परिवहन होता है। ठीक है, तो जाइलम यह ऊतक जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों का पौधे के विभिन्न भागों जैसे तना, पत्तियां, फूल आदि तक पहुंचाता है। फ्लोएम क्या है, यह ऊतक पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों और जड़ों तक पहुंचाता है। ठीक है, तो पौधों में परिवहन के लिए जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। तो भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा, भोजन और हार्मोन्स का, और जो जल है, खनिज लवण है, उनका परिवहन जाइलम के द्वारा। ठीक, तो हमेशा ध्यान रखना जो भोजन है उसका परिवहन यहाँ पर सुक्रोज के रूप में होगा, याद रखें, है ना। भोजन जो पौधों ने बनाया है, स्टार्च जो बनाया है, उसका परिवहन सुक्रोज के रूप में पौधों में होता है। ठीक है, जो स्टार्च या मंड है वो सरल शर्करा सुक्रोज में बदल जाती है, फिर ये सुक्रोज पूरी प्लांट की बॉडी में घूमता है। ठीक, ओके। अब हम देखो यहाँ पर बात करें जल के परिवहन को, थोड़ा समझते हैं। जल का परिवहन जो है, मृदा से जल
को मूल रोम, जड़ के जो मूल रोम होते हैं उनके द्वारा अवशोषित किया जाता है। मूल रोम और मृदा के बीच सांद्रता का अंतर होने की वजह से जल जड़ों द्वारा खींच लिया जाता है। तो मूल रोम और मिट्टी के बीच में जो आयन खनिज लवण उनकी सांद्रता में अंतर हो जाता है, तो आयन जो है वो जड़ के अंदर चले जाते हैं। खनिज लवणों और आयन का जो परिवहन है वो जल के साथ होता है। ठीक, जल जाता है तो जल के साथ ये भी चले जाते हैं। नेक्स्ट आगे देखो, यह जल क्रमिक रूप से जड़ की कोशिकाओं में विसरित हो जाता है और जड़ के जाइलम उत्तक तक पहुंच जाता है। ठीक है, आगे देखो, जब जल जो खनिज लवणों को लेकर जो है वो जाइलम उत्तक तक पहुंच गया जड़ों में, तो जाइलम पेड़ की जो जड़ें हैं, तने हैं, पत्तियों, इनकी वाहिकाओं को आपस में जोड़कर संपूर्ण पेड़ में एक जाल जैसी संरचना बना लेता है जो पादप के सभी भागों में स्थित होती है। तो इस प्रकार से मृदा से जल अवशोषित करके एक मूल दाब बनता है जल को आगे की तरफ बढ़ाने के लिए। तो मूल दाब से जल जो लगातार ऊपर चला जाता है और पेड़ के प्रत्येक भाग तक पहुंच जाता है। तो मूल दाब के कारण जल ऊपर चला गया। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया इसमें एक मुख्य योगदान देती है कि जड़ों ने जल को कब खींचा, जब पत्तियों के द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन हो गया था, तो वाष्पोत्सर्जन के कारण वाष्पोत्सर्जन द्वारा एक चूषण बल उत्पन्न होता है जिसकी वजह से जल नीचे से ऊपर की ओर खींचा जाता है और पूरी बॉडी में, प्लांट में फैलता है। तो जो वाष्पोत्सर्जन है वो एक चूषण बल उत्पन्न करता है या बनाता है जो जल को ऊपर की तरफ खींचने का काम करता है। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन का भी मुख्य योगदान है और मूल दाब का भी यहाँ पर एक योगदान है। ओके, तो जल का परिवहन हुआ। अब हम आगे देखते हैं वाष्पोत्सर्जन को। नोट, वाष्पोत्सर्जन क्या है? सूर्य के प्रकाश में पत्तियां अपना पानी जो है वो वाष्प बनाकर उड़ा देती है, तो पत्तियों का पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब देखो भोजन का परिवहन कैसे होता है। भोजन और अन्य पदार्थों का स्थानांतरण, प्रकाश संश्लेषण में बना हुआ जो भोजन है, खाद्य पदार्थ है, उसका वहन पेड़ के प्रत्येक भाग तक स्थानांतरित उसको करना, यानी पेड़ के प्रत्येक भाग तक प्रकाश संश्लेषण में बने खाद्य पदार्थ को पहुंचाना स्थानांतरण कहलाता है। वह फ्लोएम उत्तक द्वारा किया जाता है। तो फ्लोएम खाद्य पदार्थ के साथ साथ अमीनो अम्ल और अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। जैसे अन्य पदार्थों में आप मान लो अमीनो, ये हार्मोन्स वगैरह हो गए, तो कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज के रूप में जा ही रहा है, साथ में अमीनो अम्ल और ये हार्मोन वगैरह भी जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो, भोजन और अन्य पदार्थों का स्थानांतरण उत्तक की सहायता से, उत्तक की सहायक कोशिकाओं की सहायता से, चालनी सहायक कोशिकाओं को आप साथी कोशिका भी बोल सकते हैं। तो फ्लोएम के अंदर साथी कोशिकाओं की सहायता से जो चालनी नलिकाएं हैं उनके द्वारा ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी, यानी भोजन जो है एक्चुअल में सभी दिशाओं की ओर परिवहन करता है। जबकि देखो जो जल है वो जल से तो नीचे से ऊपर की ओर ही सभी अंगों में जाता है, नीचे से ऊपर की ओर सभी अंगों के अंदर जल को पहुंचाया जाता है। तो जल की दिशा तो केवल नीचे से ऊपर की तरफ है, और जो फ्लोएम के अंदर चालनी नलिकाएं और साथी कोशिकाएं हैं, ये भोजन का परिवहन ऊपर की ओर भी करवाती है, नीचे से ऊपर की ओर, और ऊपर से नीचे की ओर भी करवाती है, यानी सारे अंगों को ही जाता है भोजन। ठीक है, चारों तरफ फैलता है। तो फ्लोएम द्वारा भोजन का परिवहन ऊपरी मुखी और अधोमुखी होता है, अधो यानी नीचे, और जाइलम द्वारा जल का परिवहन जो है वो केवल ऊपरी मुखी ही होता है। यह आप ध्यान रखें। देखो यहाँ पर ध्यान दें आप कि जिस प्रकार फ्लोएम में साथी कोशिकाएं या सहायक कोशिकाएं और चालनी नलिकाएं होती है, उसी प्रकार जाइलम के अंदर भी वाहिनिका, पतली पतली नलिकाओं के जाल है, वो वाहिनिका और वाहिकाएं होती है। बड़ी बड़ी जो होती है उनको वाहिका कहते हैं और छोटी पतली नलिकाओं को वाहिनिका कहते हैं। तो जाइलम में वाहिनिका और वाहिकाओं के द्वारा जल और खनिज लवण परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम में चालनी नलिका और सहक कोशिकाओं या सहायक कोशिकाओं के द्वारा परिवहन करता है। ठीक है, तो ये जाइलम और फ्लोएम का परिवहन आप ध्यान में रखें। यहाँ पर एक डायग्राम भी आपको दिख रहा है, इस वृक्ष के डायग्राम को आप यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो एक वृक्ष में वाष्पोत्सर्जन के समय जल की गति दिखाई गई। जड़ों से जल को खींचा जाएगा
और नीचे से ऊपर की ओर जल जो है वो लगातार, भाई ऊपर की ओर देखो आपको वाष्पोत्सर्जन होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। वाष्पोत्सर्जन के कारण जो जल है वो पत्तियों से ऊपर की तरफ चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसलिए नीचे नीचे से चूषण बल की वजह से वाष्पोत्सर्जन के कारण चूषण बल हुआ और जल नीचे से ऊपर की ओर खींच जाएगा। तो जलवाष्प यहाँ पर हमने दिखा था। ये डायग्राम आपको याद रखना है, वाष्पोत्सर्जन के लिए डायग्राम बना सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इसके बाद आगे। यहाँ पे आपको देखो कुछ डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। इस डायग्राम में आपको ये श्वसन तंत्र का एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस श्वसन तंत्र में हमने कूपिका को यहाँ से थोड़ा जूम करके देखने का प्रयास किया। तो ये देखो श्वसनिकाएँ हैं, ये आगे चलकर इन छोटी छोटी संरचनाओं में खुल रही है ना, ऐसे फूली हुई संरचनाएं। इनके अंदर भी देखो आप बारीक छोटी 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 और बता रखी हैं। तो कूपिकाएँ बहुत छोटी संरचनाएं होती है, बहुत सारी होती है, एक एक फेफड़े के अंदर मिलियंस में होती हैं। ठीक, ओके। तो ये कूपिकाओं को दिखाने के लिए डायग्राम था यहाँ पर इस जगह पर ये। अब हम एक बार इस श्वसन तंत्र को थोड़ा सा देख लेते हैं। श्वसन तंत्र का डायग्राम देखो, थोड़ा सा देखते हैं। श्वसन तंत्र के डायग्राम में अगर हम देखें तो नासा द्वार है, मुख गुहा है। नासा द्वार से श्वसन जो है O2 जो अंदर आ जाएगी, फिर ये यहाँ पर श्वास नली है, कंठ है यहाँ पर आगे ऊपर की ओर है ना, ग्रसनी कंठ में खुल जाएंगी, फिर कंठ श्वास नली में खुल जाएगा। श्वास नली के देखो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर स्पष्ट, ये वलय पाए जाते हैं, उपास्थि के वलय है ना, उपास्थि वलय पाए जाते हैं श्वास नली के चारों ओर, जो इसको पिचकने नहीं देते हैं, ये ऐसे पकड़े रहते हैं श्वास नली को, तो इसको पिचकने नहीं देते। फिर श्वास नली से जो श्वसन की क्रिया के द्वारा O2 वगैरह है वो कूपिकाओं के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो आपको ये डायग्राम थोड़ा सा अच्छे से समझना है, सीखना है और बनाना भी है। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर आप देखो यहाँ पर ये फेफड़े बता रखे हैं। ठीक है, और फेफड़ों के ऊपर आप देखोगे, अगर गौर करोगे तो इस साइड का जो फेफड़ा है इसके ऊपर से हमने है ना, इसको हमने ऊपर से ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ कट कर दिया है। तो देखो ये जो पसलियाँ हैं ऐसे जा रही थी, पसलियों के अंदर घिरा हुआ था फेफड़ा, तो पसलियाँ भी देखो आपको कटी हुई दिखाई दे रही है, देखो ये वाले सिरे। जबकि इस तरफ हमने पसलियों को पूरा दिखाया है, इस वाले फेफड़े को हमने कवर रखा है, इस वाले फेफड़े को हमने काट कर दिखाया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे फेफड़े अंदर है पसलियों के अंदर, फिर ये श्वास नली श्वसनी में बढ़ती है, श्वसनी आगे श्वसनिका में बढ़ जाती है, फिर कूपिका कोष होते हैं, फिर लास्ट में बहुत सारी छोटी छोटी कूपिकाएँ होती हैं। और यहाँ पे ये डायफ्राम भी होता है, ध्यान रखो। तो डायफ्राम अपनी स्थिति बदलता है, कभी तो गुंबद के आकार का हो जाता है और कभी चपटा हो जाता है। ठीक है, ओके। यहाँ पे आपको देखो इस डायग्राम के अंदर यहाँ यहाँ आप देख सकते हो, ये पसलियाँ दिखाई दे रही होगी आपको है ना, पसलियाँ हैं, फुफ्फुस है, डायफ्राम भी बता रखा है। ठीक, तो इस श्वसन तंत्र के डायग्राम को आप एक बार याद भी करें, देखें, समझें और फिर बिना देखे बनाने का प्रयास भी करें। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में देखो एक डायग्राम देख रहे हैं हम यहाँ पर, ये हृदय का डायग्राम है। ठीक, ये उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम है। तो हृदय के डायग्राम में आप देख पा रहे हो, श्वसन तंत्र हमने देख लिया पहले, अब हम देख रहे हैं हृदय का डायग्राम। हृदय को समझते हैं। तो हृदय में देखो ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये आलिंद है बायां। इस आलिंद में आप देख रहे हो कि फुफ्फुस शिराएं रक्त को लेकर आती है। ठीक है, तो ये रक्त जो है वो फिर इस आलिंद से होकर नीले के अंदर आ जाता है, बाएं नीले में। आपको यहाँ पर ये कपाट भी दिख रहे होंगे, अरे ये कपाट, ये रास्ता भी दिख रहा है। इस कपाट को, ये यहाँ पर कुछ तंतु होते हैं, ये जुड़े होते हैं, ये तंतु इसको कंट्रोल करते हैं। तो इन तंतुओं के संकुचन और शिथिलन से ये कपाट खुलते और बंद होते हैं। ठीक, तो फुफ्फुस शिराओं से रक्त जो है वो किसके अंदर आ गया, फुफ्फुस शिराओं से रक्त जो है वो आलिंद से, बाएं आलिंद से बाएं नीले में आ गया। और बाएं नीले से आपको देखो दिखाई दे रहा होगा, इस साइड से जाएगा, इस साइड, फिर ये नीचे से निकलकर इस महाधमनी के अंदर आ जाएगा। तो महाधमनी से फिर छोटी छोटी धमनियों के द्वारा रक्त को आगे पहुंचा दिया जाएगा शरीर के अंगों में। तो रक्त का प्रवाह कैसे होगा, फुफ्फुस शिराओं से होता है बाएं आलिंद से बाएं नीले,
और बाएं नीले नीले से फिर इधर जाएगा और ये पीछे इसके पीछे स्थित है, यहाँ से निकलकर महाधमनी से होता हुआ शरीर के अंगों में चला जाएगा। बाईं साइड इस प्रकार फ्लो होगा। अब देखो दाईं साइड देखते हैं। अब रक्त देखो शरीर के निचले भागों से महाशिराओं के द्वारा, है ना, इस दाएं नीले के अंदर आ जाएगा, सॉरी दाएं आलिंद में आ जाएगा। तो शरीर के ऊपरी भाग से लेकर महाशिरा रक्त को इसमें डाल देगी, निचले अंगों से लेकर महाशिराएं रक्त को इसमें डाल देगी। तो हमने यहाँ पर बता रखा है कि दाएं आलिंद के अंदर रक्त इधर से शरीर के अंगों से आ जाएगा और इधर से आ जाएगा, फिर आलिंद से नीले में आ जाएगा। यहाँ पर ये कपाट दिख रहे हैं आपको, ठीक है। नीले से फिर देखो रक्त निकल कर ऐसे चला जाए, इधर की कुछ फुफ्फुस धमनियाँ ले जाएगी फुफ्फुस में, और कुछ फुफ्फुस की धमनियाँ इधर से लेकर चली जाएगी फेफड़ों में। तो एक बार अब इसका फ्लो देख लेते हैं किस प्रकार से दाईं साइड जो रक्त बहता है। तो शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त जो है वो इधर आ रहा है और अशुद्ध रक्त इधर आ रहा है। अब इन दोनों को मैं एक जगह दिखा देता हूँ। ये रक्त इस प्रकार से चल रहा है, तो ये दाएं आलिंद से दाएं नीले में गया, है ना। दाएं आलिंद से रक्त जो है वो दाएं नीले के अंदर आया, ये रक्त आ गया दाएं नीले में। दाएं नीले से फिर देखो आपको इधर से निकलकर इस तरफ ये चला जाएगा फुफ्फुस में, फुफ्फुस धमनियों में। ये बाईं साइड की होगी और कुछ फुफ्फुस धमनियाँ देखो ये इधर निकल रही है पीछे की तरफ, ठीक है। तो ये जो फुफ्फुस धमनियाँ हैं ये दाईं साइड से होकर फेफड़ों में रक्त को पहुंचा देगी, ठीक। तो इस प्रकार से रक्त जो है अपने एक साइकिल में हृदय से 2 बार गुजर जाता है। तो इस डायग्राम को आप अच्छे से देखें, बार बार देखें, इसको समझें और इसका फिर डायग्राम बिना देखे बनाने का प्रयास करें। ये यहाँ पर ये पट दिखाई दे रहा है जिससे ये नीले दोनों एक दूसरे से बटे हुए, तो इसको विभाजिका कह सकते हैं। इस नीले इसकी वजह से 2 नीले अलग अलग हैं। तो 4 कोष्ठ हो गए, ये दायां आलिंद, ये बायां आलिंद, ये दायां नीले और ये बायां नीले, ठीक है, ओके। अब एक यहाँ पर आपको उत्सर्जन तंत्र का भी डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम भी आप यहाँ से समझ सकते हैं। इस डायग्राम में आपको बायां वृक्क धमनी दिखाई दे रही है जो शुद्ध रक्त को यानी O2 युक्त रक्त को लेकर वृक्कों में पहुंचाती है, एक दाईं हो जाएगी, ठीक है। तो रक्त वाहिनियाँ जो है रक्त को, धमनियाँ जो है वो वृक्क धमनियाँ रक्त को दोनों किडनियों में लेकर आएगी O2 युक्त रुधिर। फिर यहाँ से श्वसन क्रिया होगी यहाँ पर, है ना। यहाँ से जो CO2 है वो फिर रक्त के साथ जुड़ जाएगा, तो फिर वृक्क शिराएँ लेकर जाएगी रक्त को वापस बाहर। तो अंदर लेकर आती है किडनी में, ये बायां वृक्क है, उधर दायां वृक्क हो जाएगा। तो 2 किडनियाँ हैं, दोनों किडनियों के अंदर रक्त को लाया जाएगा, है ना, श्वसन क्रिया होगी और यहाँ से फिर यहाँ की सेल्स जो है वो CO2 मुक्त करेगी, CO2 को लेकर रक्त वापस शिराओं के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो रक्त यहाँ पर जो है वो किडनी के अंदर फिल्टर होता है, ध्यान रखें, है ना। जो रक्त है उसके अंदर उपस्थित है यूरिया जैसे कई अपशिष्ट पदार्थ, तो उन यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को किडनी या वृक्क के अंदर, गुर्दों के अंदर रक्त को छानकर साफ किया जाएगा। तो यूरिया वगैरह जो है वो अलग कर दिए जाएंगे और जो साफ रक्त है वो वृक्क शिरा से वापस रक्त यानी हृदय की तरफ, अंगों की तरफ चला जाएगा। तो यूरिया जो है वो इस किडनी के अंदर ही रह जाता है, फिर ये मूत्र के रूप में इन मूत्र वाहिनियों के द्वारा मूत्राशय में आ जाता है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बिल्कुल इजी डायग्राम है जिसके अंदर आपको दायां बायां वृक्क दिखा देना है। थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये वाला जो वृक्क है दायां वृक्क, इसको थोड़ा नीचे दिखाना है और बाएं वृक्क को थोड़ा सा ऊपर की ओर दिखाना है, क्योंकि दाईं साइड आप कह सकते हो, दाईं साइड हमारे यकृत की उपस्थिति की वजह से कह सकते हो कि थोड़ा सा जो वृक्क जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ रहता है, ठीक है। इस प्रकार हम अगर बात करें तो ये उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम है। इसमें 2 मूत्रवाहिनियाँ हो जाएगी जो यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थ को लेकर मूत्र के रूप में मूत्राशय में खुलेंगी, ठीक, ओके। अब हम इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो हृदय का डायग्राम देखा आपने, उत्सर्जन तंत्र का देखा आपने, श्वसन तंत्र का देखा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उत्सर्जन की। तो देखो उत्सर्जन क्या है, शरीर में बने नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। याद रखिए नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जरूर आपको बताना है, ओके। तो जैसे यूरिया हो गया, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है जो मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर जाएगा। ध्यान रखें आप, उत्सर्जन की क्रिया केवल यूरिन उत्सर्जन, यूरिन यानी मूत्र को ही बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है।
मल को बाहर निकालना उत्सर्जन नहीं कहलाता है ना। मल बहिक्षेपण के द्वारा शरीर से बाहर जाएगा। तो उत्सर्जन का मतलब नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया वगैरह को बाहर निकालना है, उत्सर्जन कहलाता है। तो ये सिर्फ मूत्र से ही बाहर निकलते हैं। ठीक, ओके। अब इसके बाद में देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कुछ जीवों में अपशिष्ट पदार्थ सरल क्रिया के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, जैसे अमीबा में। परंतु कुछ जीवों में इनके लिए कुछ विशिष्ट अंग पाए जाते हैं, है ना। जैसे मनुष्य के अंदर विशिष्ट अंग के रूप में किडनी हो गई, वृक्क हो गए। बाकी अमीबा में तो शरीर की सतह से डायरेक्ट ही विसरण द्वारा ये बाहर निकल जाते हैं। ओके, अब आगे देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मनुष्य के अंदर उत्सर्जन की बात कर रहे हैं। मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी वृक्क यानी किडनी, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है। ठीक है, क्लियर है। वृक्क उदर गुहा में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर होते हैं। रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर थोड़ा पीछे की तरफ वृक्क यानी किडनी स्थित होती है। तो दो होती है, एक बाईं और एक दाईं। वृक्क में मूत्र बनने के पश्चात मूत्र वाहिनियों में आ जाता है, मूत्राशय में एकत्रित हो जाता है और यहाँ से समय समय पर मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, आगे देखो। तो वृक्क का जो प्रमुख कार्य क्या है, शरीर में उत्सर्जित पदार्थ जैसे यूरिक अम्ल, यूरिया, इनको छानकर रुधिर से अलग करके मूत्रवाहिनियों में भेज देना और मूत्रवाहिनियों से फिर ये मूत्राशय से मूत्र मार्ग द्वारा बाहर चला जाए। तो एक्चुअल में आप कह सकते हो कि रक्त जब किडनी में आता है, वृक्क में आता है, तो छन जाता है और अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलकर मूत्राशय में आ जाते हैं मूत्रवाहिनियों के द्वारा। तो ये जो कार्य है रक्त को छानने का, ये वृक्काणु या नेफ्रॉन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेफ्रॉन एक प्रकार से फिल्टर करने का काम करते हैं, यानी कि जो रक्त है उसके अंदर यूरिया, यूरिक अम्ल या अपशिष्ट पदार्थ मूत्र है उसको अलग करते हैं। कौन? नेफ्रॉन। कहाँ होते हैं स्थित? ये वृक्क या किडनी के अंदर स्थित होते हैं। तो जिस प्रकार श्वसन तंत्र में बहुत सारी कूपिकाएं होती है छोटी छोटी, उसी प्रकार एक एक वृक्क के अंदर लगभग मिलियन के रूप में ये नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जो वृक्क के अंदर स्थित होते हैं और एक प्रकार से वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बनाते हैं। तो वृक्क में नेफ्रॉन होते हैं बहुत सारे मिलियन में, और फेफड़ों के अंदर कूपिकाएं होती हैं मिलियन के अंदर। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो नेफ्रॉन जो है वो रक्त को साफ करते हैं, यानी मूत्र बनाते हैं, उससे मूत्र को अलग करते हैं। ठीक, ओके। अब हम यहाँ पर देखेंगे नेफ्रॉन या वृक्काणु की क्रियाविधि। वृक्काणु या नेफ्रॉन की क्रियाविधि में नेफ्रॉन की संरचना भी आपको बनानी आनी चाहिए। तो लास्ट में एक डायग्राम आपको मिल जाएगा, है ना, क्वेश्चन के अंदर। तो नेफ्रॉन की संरचना में आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमारी किडनी के अंदर कुछ इस प्रकार से ये एक प्यालेनुमा छोटी सी ये एक संरचना होगी जिसे बोमेन संपुट कहते हैं, और इसमें ये कुंडलित नलिका होगी जिसे समीपस्थ कुंडलित नलिका बोलेंगे। फिर यहाँ पर एक हेनले का लूप होगा, ये इस प्रकार से जो हेयर पिन होती है उसकी तरह ये मुड़ा हुआ भाग होता है, इसको हेनले लूप बोलेंगे। फिर यहाँ पर एक कुंडलित नलिका और होगी जिसे दूर स्थित कुंडलित नलिका या दूरस्थ कुंडलित नलिका बोलेंगे। ये एक प्रकार से वृक्क या नेफ्रॉन की संरचना है। तो नेफ्रॉन की संरचना में एक भाग तो ये हुआ जिसको क्या बोलेंगे, कैप्सूल नुमा भाग, जिसे बोमन वैज्ञानिक ने बताया, तो इसको बोमन संपुट बोलेंगे। फिर इसके बाद में इससे निकलती है जो ये कुंडलित नलिका है यहाँ पर, इसको बोलेंगे समीपस्थ कुंडलित नलिका। इसको क्या बोलेंगे? समीपस्थ कुंडलित नलिका। और फिर इससे जा रहा है ये जो है हेनले का लूप हो गया। ठीक, ओके। और इसके बाद में आपको दिखाई दे रही है आगे फिर ये कुंडलित नलिका है, तो इसको बोलेंगे दूर स्थित कुंडलित नलिका। ठीक है ना, ओके। फिर लास्ट में ये सभी ये जो नेफ्रॉन है वो ऐसी एक नलिका जो आपको दिखाई दे रही है, ये संग्रह नलिका, इसमें आकर सब ये खुल जाती है। तो एक संग्रह नलिका में, इस नलिका में बहुत सारी ऐसी नेफ्रॉन खुलती हैं। ठीक है, तो नेफ्रॉन की संरचना में क्या क्या भाग हो गए? एक भाग ये हो गया जिसे बोमन संपुट बोलेंगे, प्यालेनुमा, और दूसरा भाग ये समीपस्थ कुंडलित नलिका हो गई। ठीक, तीसरा भाग ये हेनले का लूप हो गया, मुड़ा हुआ, है ना, यू के आकार का, और चौथा भाग हो गया ये
दूरस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, ये एक नेफ्रॉन होता है। अब एक्चुअल में क्या होता है कि रक्त जो है वो रक्त यहाँ आकर इसके अंदर ब्लड लेकर आता है और फिर यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, इस प्रकार से तो रक्त यहाँ पर बहुत सारे गुच्छों के रूप में इस बोमन संपुट में जाल बनाता है रक्त वाहिनियों का। अब रक्त इसमें आता है और यहाँ से बाहर जाता है, तो ये बाहर ले जाने वाली जो है इसका व्यास थोड़ा सा कम होता है ना। बाहर ले जाने वाली का व्यास कम होता है और इस लाने वाले का व्यास जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। इसलिए इस जगह पर एक प्रेशर उत्पन्न हो जाता है। ठीक, क्योंकि आगे जा कम रहा है तो एक प्रेशर बन जाएगा। इस प्रेशर के कारण क्या होगा कि जो पदार्थ है रक्त में से निकल निकल कर इस बोमन संपुट की नली में आ जाते हैं। फिर ये बोमन संपुट से निकलकर समीपस्थ कुंडलित नलिका में आ जाते हैं। समीपस्थ कुंडलित नलिका से फिर हेनले के रूप में आ जाते हैं। फिर ये दूरस्थ कुंडलित नलिका में आ जाते हैं और लास्ट में संग्रह नलिका में छोड़ दिए जाते हैं। संग्रह नलिकाओं में जो आ जाता है वो लास्ट में मूत्र के रूप में पदार्थ बन जाता है। तो रक्त को यहाँ एक प्रेशर बनाकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को इस कैप्सूल के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर डाल दिया। अब होता क्या है एक्चुअल में, बहुत सारे जो पदार्थ हैं वो रक्त से निकलकर इस नेफ्रॉन के अंदर आ जाते हैं, घूमते रहते हैं। तो फायदेमंद चीज़ें भी, ग्लूकोज वगैरह, अमीनो अम्ल भी आ जाते हैं इसके अंदर। तो ये जो छनने की क्रिया है इससे कई आवश्यक पदार्थ इस नली में, इस नेफ्रॉन में आ गए हैं। तो इनको वापस यहाँ पर ये रक्तवाहिनी इसके चारों ओर लिपट कर वापस इसको क्या कर लेती है, इन पदार्थों को वापस खींच लेती है। ठीक है, तो वापस देखो आप एक बार यहाँ पे एक्चुअल में नेफ्रॉन का तो केवल ये भाग ये जो आपको दिखाई दे रहा है जिसमें 4 भाग आपने देखे। अब इसमें रक्त को लाना है और यहाँ प्रेशर बनाकर रक्त में से पदार्थों को छनवाना है, तो छन जाएंगे। लेकिन फायदेमंद पदार्थ भी छनकर आ जाते हैं इसमें, तो इनको वापस रक्त के द्वारा इधर से इसके चारों रक्त वाहिनियाँ लिपट कर वापस इसको खींच लेती है। ठीक, और फिर लास्ट में जो बच जाता है वो इसके अंदर रह जाता है। तो मूत्र जो है वो यहाँ से छनकर आया, वो सारा मूत्र नहीं होगा, उसमें कई फायदेमंद चीज़ें भी हैं। तो उनको वापस इन नलिकाओं के अलग अलग भागों में वापस ब्लड में मिलाया जाएगा। ब्लड इनसे वापस खींच लेगा कि भाई मैंने गलती से तेरे को दे दिया है नेफ्रॉन, तो वापस मेरे पदार्थों को कुछ को दे दे। तो वो वापस लेना पुनः अवशोषण कहलाता है। और यहाँ से जो छनकर इसके अंदर आ जाते हैं वो निस्यंदन कहलाता है। और फिर लास्ट में इसमें कुछ पदार्थ जो है वो रक्त और छोड़ देता है और इस प्रकार से लास्ट में वो मूत्र बन जाता है। तो रक्त को छानना, पुनः अवशोषण करवाना, है ना, और कुछ पदार्थों को वापस इसमें दे देना, ऐसे करके मूत्र बनाया जाता है। तो हम वृक्काणु की संरचना को समझने, नेफ्रॉन की संरचना को समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में नेफ्रॉन का डायग्राम आपको ये दिखाई दे रहा है, ये है नेफ्रॉन। अब इसमें ब्लड को लाना है यहाँ पर और गुच्छा बनाना है, फिर ब्लड को वापस ले जाना है, तो ब्लड इसके चारों ओर ब्लड की वाहिनियाँ लिपटी रहेगी। बस ये डायग्राम है। ओके, अब हम बात करें यहाँ पर वृक्काणु या नेफ्रॉन जो है उसको किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। नेफ्रॉन के 3 भाग होते हैं, बोमन संपुट अभी आपने देखा, और 4 भाग हैं एक्चुअल में। तो नेफ्रॉन के एक्चुअल में स्टैंडर्ड लेवल पर आप देखो तो 4 भाग हो गए। एक तो बोमन संपुट हो गया, एक फिर वो समीपस्थ कुंडलित नलिका, फिर दूरस्थ कुंडलित नलिका और हेनले का लूप बीच में आ जाता है। और संग्रह नलिका को भी हम इसमें हमारे 10th लेवल तक एक बार समझकर पढ़ लेते हैं, शामिल करके पढ़ लेते हैं। तो आप ये इस हिसाब से ध्यान रख लेना कि बोमन संपुट, कुंडलित नलिकाएं, समीपस्थ, दूरस्थ और हेनले लूप कुंडलित ही है वो सारा, और फिर संग्रह नलिका आ जाती, संग्राहक वाहिनी। ठीक, अब आगे देखो, मूत्र को छानना या मूत्र निर्माण की क्रिया जो है वो नेफ्रॉन की एक मुख्य क्रियाविधि है। बोमन संपुट एक कप जैसी या कैप्सूल जैसी संरचना होती है जिसके अंदर रुधिर कोशिकाओं का जाल पाया जाता है। तो रुधिर की बहुत सारी पतली पतली नलिकाएं पाई जाती है जिसे केशिका गुच्छ कहते हैं। अभी आपको मैंने दिखाया कि ऐसे रक्त आया, फिर यहाँ पर ये गुच्छे बना देता है, फिर यहाँ से इधर से ही बाहर निकल गया। तो बोमन संपुट के अंदर जो रक्त केशिकाओं का गुच्छा होता है, बोमन संपुट के अंदर जो रक्त कोशिकाओं का गुच्छा होता है, उस रक्त कोशिका के जाल को, गुच्छे को केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। आप हिंदी में ध्यान रख लें, केशिका गुच्छ कहते हैं। कोशिका गुच्छ की बजाय केशिका गुच्छ ज़्यादा ये सही वर्ड है।
तो कोशिकाएं या केशिका गुच्छ में अभिवाही धमनी से रुधिर प्रवेश करता है। ये जो लारई थी जिसका व्यास ज़्यादा था, है ना, उसको अभिवाही धमनी कहते हैं, और जो यहाँ जाल बन रहा है उसको केशिका गुच्छ कहते हैं, और फिर यहाँ से जो बाहर निकल रहा है कम व्यास वाली धमनी में उसको अपवाही धमनी कहते हैं। ठीक, ओके। अभिवाही धमनी से रुधिर प्रवेश कर जाता है बोमन संपुट में। अधिक रुधिर दाब के कारण रुधिर कोशिकाओं में प्रोटीन को छोड़कर, रुधिर के अंदर जो प्लाज्मा वगैरह है उनके प्रोटीन को छोड़कर रुधिर का अधिकांश भाग छनकर बोमन संपुट में आ जाता है। इस छने हुए द्रव्य में अधिकांश जल, यूरिया, यूरिक अम्ल, लवण और अमीनो अम्ल, कुछ ग्लूकोज की मात्रा वगैरह भी आ जाती है। तो अब ये यूरिया, यूरिक अम्ल तक तो ठीक था, लेकिन कुछ आवश्यक पदार्थ भी आ जाते हैं और जल भी ज़्यादा मात्रा में आ जाता है छनकर, तो सारा जल ही मूत्र के रूप में बाहर नहीं निकालना है। तो बोमन संपुट के अंदर जो छनकर आ गया है ये अतिरिक्त पदार्थ, इस छनने की प्रक्रिया को, तो छनने की यह क्रिया परानिषिंदन कहलाती है। ठीक, अब देखो ये छनकर जो बोमन संपुट में आ गया है उसका आगे क्या होगा। तो यह छना हुआ द्रव्य कुंडलित नलिका में जाता है। कुंडलित नलिकाएं जो है समीपस्थ, हेनले लूप, दूरस्थ, इनमें जाता है, जहाँ पर इसमें ग्लूकोज और जल और कुछ अमीनो अम्लों को वापस अवशोषित किया जाता है, यानी वापस ब्लड में मिला दिया जाता है। इस क्रिया को चयनात्मक पुनः अवशोषण कहते हैं। अब बाकी बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल और कुछ जल जो है वो मूत्र कहलाता है, तो जिसे संग्राहक नलिका द्वारा मूत्राशय में पहुंचा दिया जाता है, जहां से समय समय पर मूत्र को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को बार बार देखना, बार बार समझना, और फिर डाउट कोई हो तो मुझे ज़रूर बता देना। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं अब यहाँ पर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कृत्रिम वृक्क। तो वृक्क काम नहीं करने की स्थिति में, वृक्क हमारे काम प्रॉपर रूप से नहीं कर पाते हैं, है ना, अपना फेलियर दिखाते हैं, तो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ संचित होने लग जाते हैं रक्त के अंदर, क्योंकि रक्त किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है। अतः इस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए एक उपकरण या यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे अपोहन या डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाया हुआ है, इस डायग्राम को हम समझते हैं। यहाँ एक व्यक्ति लेटा हुआ है, इस व्यक्ति की किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो इस व्यक्ति में हम अपोहन की क्रिया कर रहे हैं। देखो आपको यहाँ पर एक बोतल दिखाई दे रही है, इस बोतल के द्वारा अपोहन के लिए ताज़ा विलयन यहाँ पर मिला देते हैं। तो यहाँ पर अपोहन का एक विलयन है ना, अपोहन विलयन होता है जिसमें कोई नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल वगैरह नहीं होते हैं। तो ये अपोहन द्रव है इस, यानी बकेट के अंदर, इस बाल्टी के अंदर कह सकते हो, इस उपकरण के अंदर, और इस इंसान के अंदर यूरिया वगैरह अपशिष्ट पदार्थ हैं, इसमें कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं होते हैं अपोहन में। तो ये अपशिष्ट पदार्थ इस इंसान से हमें इसके अंदर लाने हैं, क्योंकि इसकी किडनी छान नहीं पा रही है अच्छे से। ठीक, ओके। अब देखो यहाँ पर इसके अंदर जो पदार्थ छनकर रुधिर से अलग हो जाएंगे वो धीरे धीरे इसके अंदर इकट्ठे होने लग जाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखो दिखाई भी दे रहा होगा ये डायग्राम, जो आपको इस बोतल के अंदर अपोहन के बाद का विलयन है जो यूरिया और अतिरिक्त पदार्थों को यहाँ पर इकट्ठा करता है। ठीक है ना, तो आप ध्यान दें, इसके द्वारा अपोहन द्रव लगातार इसमें भेजा जाएगा और अपशिष्ट पदार्थ इसके अंदर इस बोतल में इकट्ठे होते रहेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो इंसान है, इस इंसान के अंदर अपशिष्ट पदार्थ रक्त में है, तो रक्त किडनी की तरफ जाएगा तो अच्छे से छान नहीं पा रही, इसलिए हम रक्त को बाईपास, रक्त को बाहर निकालेंगे और इस अपोहन द्रव के अंदर भेज देंगे। अपोहन द्रव से रक्त छन जाता है और साफ रक्त वापस व्यक्ति के अंदर भेज दिया जाता है ना, यानी कि यूरिया, यूरिक अम्ल वगैरह को अलग करके इस व्यक्ति से रक्त को निकाला और ये इस अपोहन द्रव में आ गया। ये जो रक्त यूरिया, यूरिक अम्ल को यहीं छोड़ देता है और फिर साफ रक्त जो है वो वापस व्यक्ति के शरीर में पहुंचा दिया जाता है। ठीक, ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। इस अपोहन द्रव जो है, ये अपोहन द्रव इस जिस उपकरण के अंदर है वहाँ पर बहुत सारी चयनात्मक पारगम्य झिल्लियाँ लगी रहती है। ये झिल्लियाँ सेलोफेन या आप नाइट्रोसेल्यूलोज की झिल्ली की बनी हुई बता सकते हैं। सेलोफेन या नाइट्रोसेल्यूलोज से बनी हुई ये पतली पतली चयन करने वाली पारगम्य झिल्लियाँ, झिल्लियों युक्त नलिकाएँ होती हैं। तो ये जो नलिकाएँ हैं
यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है नलिकाएं ऐसे। ये नलिकाएं किसकी बनी हुई है, किस झिल्ली की बनी हुई है, तो सेलोफेन झिल्ली की बनी हुई है। जो झिल्ली इनकी चयनात्मक होती है, चुनती है और पदार्थों को अलग करती है। ठीक, ये एक प्रकार से देखो यहाँ दिख रहा है धमनी का मार्ग है, रक्त निकाला गया और फिर ये उपकरण से सिरा का मार्ग है, सिराओं के द्वारा वापस ब्लड को भेज दिया जाएगा, धमनी के द्वारा रक्त को बाहर निकाला जाता है। ठीक, रक्त को साफ करके व्यक्ति में भेज देते हैं। तो ये जब किडनी अच्छे से काम नहीं करती है तो हमें ये प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। इस प्रक्रिया को हम डायलिसिस या अपोहन कहते हैं। ठीक, ओके, अब हम इसके बाद में बात कर रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट आगे। तो देखो यहाँ पर अपोहन की क्रियाविधि समझते हैं। अपोहन में बहुत सारी अर्धपारगम्य यानी चयन करने वाली अर्धपारगम्य स्तर वाली नलिकाएं होती है। ये नलिकाएं एक टंकी में लगी रहती है जिसमें अपोहन द्रव भरा रहता है। रोगी का रुधिर जब इन नलिकाओं में प्रवाहित किया जाता है तो अपशिष्ट पदार्थ विसरण विधि द्वारा अपोहन द्रव में आ जाते हैं। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ रक्त से निकलकर अपोहन द्रव में आ जाते हैं। शुद्ध रुधिर को वापस रोगी के शरीर में पंप कर दिया जाता है। अपोहन की विधि में पुनः अवशोषण नहीं होता है, यानी इसमें जो पदार्थ रक्त से निकलकर अपोहन द्रव में आ जाएंगे उनमें से कोई फायदेमंद चीज़ अगर चले गए, पदार्थ चले गए तो वो वापस नहीं आ पाएंगे, है ना। एक्स्ट्रा जल भी निकल गया तो निकल ही गया। पुनः अवशोषण की क्रिया जो किडनी में अच्छे से हो पाती है वो यहाँ नहीं होगी। नेफ्रॉन तो बहुत अच्छे से पुनः अवशोषण करवा देते हैं ब्लड में। ठीक है, पुनः अवशोषण यहाँ अपोहन में देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए एक दिन में विसरित जो मूत्र है उसका आयतन कम होता है। ठीक है, समझ में आई बातें। ओके, अब हम यहाँ पे आगे बात कर रहे हैं। इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पादपों में उत्सर्जन। पौधों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ O2, CO2 ये होते हैं। O2 कब उत्सर्जी पदार्थ है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं पादप, तो उसमें O2 जो है वो उनके उत्सर्जन के रूप में बाहर आती है और CO2 श्वसन क्रिया में बाहर छोड़ते हैं। तो जो श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण में बाहर निकल जाते हैं, O2 तो निकल जाएगी प्रकाश संश्लेषण में बाहर और CO2 निकल जाएगी श्वसन में बाहर। पौधों से जल की अतिरिक्त मात्रा वाष्पोत्सर्जन द्वारा उत्सर्जित कर दी जाती है। एक्स्ट्रा जल को वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधे बाहर निकाल देते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कुछ पौधों के और उत्सर्जन को समझते हैं। तो पादपों में मृत कोशिकाएं अनेक रूपों में बाहर निकल जाती है, यानी पत्तियां, एक्स्ट्रा पत्तियां मृत होकर बाहर हट जाती है, मृत छाल अलग हो जाती है, तो उनके अंदर पौधों के अपशिष्ट होते हैं। एक्चुअल में अपशिष्ट पदार्थ पत्तियों की रिक्तिकाओं में इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ अपशिष्ट पदार्थ पौधों की पत्तियों की रिक्तिकाओं में इकट्ठे हो जाते हैं। जब पत्तियां गिर जाती है तो गिरने से इनसे छुटकारा मिल जाता है, यानी अपशिष्ट पदार्थ अलग हो जाते हैं पत्तियों के रूप में भी। कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे रेजिन, गोंद आदि जो है वो अपशिष्ट पदार्थ पेड़ की छाल या जड़ों और जड़ों के अंदर जो पुराने जाइलम है उन पुराने जाइलम में इकट्ठे हो जाते हैं, फिर ये धीरे धीरे उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। तो ध्यान रखें, रेजिन और गोंद जो है वो पुराने जाइलम में इकट्ठे कर दिए जाते हैं, फिर धीरे धीरे उनको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये हमारा एक जो चैप्टर है ये पूरा होता है, कंप्लीट है यहाँ पर। अब इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, इसको बार बार देखना, समझना और इनको याद करना। इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में ले लेंगे। अब देखो यहाँ पर इस चैप्टर के एंड में मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ये जो डायग्राम है ये नेफ्रॉन की संरचना का अगर आपको चित्र पूछ लिया जाए तो ये डायग्राम आपको बनाना होगा। ठीक, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो ब्लड है इसमें ब्लड आ रहा है इस प्रकार से इसके द्वारा, और ये इसमें से गुच्छे बनाए जा रहे हैं, ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ, और फिर ये बाहर निकल रहा है। बाहर निकल कर ये रक्त जो है वो चारों ओर लिपट जाता है ऐसा। ठीक है, ऐसे लिपट जाता है और फिर इधर से वापस चला जाता है। ये लिपटता क्यों है, क्योंकि इस नेफ्रॉन के अंदर जो कुछ फायदेमंद चीज़ें छनकर आ गई है रक्त से, उनको वापस रक्त में भेजना होता है, इसलिए। बाकी जो आप यहाँ पर वृक्काणु देख रहे हो,
नेफ्रॉन देख रहे हो उसमें मुख्य भाग तो यहाँ पर ये बोमन संपुट है, ठीक है। और इसके बाद में ये यहाँ पर देखो कुंडलित नलिका है। फिर आप देख रहे हो यहाँ पर ये हेनले का लूप है ना, ये हेनले का लूप है यहाँ पर। और फिर आप देख रहे हो यहाँ पर ये फिर ये दूरस्थ कुंडलित नलिका है। फिर आप देख रहे हो कि दूरस्थ कुंडलित नलिका है, इस नलिका में खुलती है जिसे संग्रह नलिका कहते हैं, ठीक। तो रक्त आएगा या गुच्छे बनाएगा और यहाँ निकल कर इसको चारों ओर से ऐसे घेर लेगा, ताकि इसके जो पदार्थ इसके अंदर है नलिका में वो वापस रक्त के अंदर जो फायदेमंद है वो ले लिए जाए, एक्स्ट्रा जल को भी वापस ले लिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये नेफ्रॉन का संरचना आप डायग्राम ध्यान रखेंगे। इसके अंदर देखो यहाँ संग्राहक वाहिनी बता रखी है, ठीक है। ये बोमन संपुट बता रखा है यहाँ पर, ठीक। और वृक्क धमनी की शाखा दिखा रखी है। यहाँ पर केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस है जो रक्तवाहिनी का जाल है, पतली पतली रक्तवाहिनी। फिर ये वृक्क शिरा की नलिका है जो आगे चलकर वापस रक्त को ले आएगी। और फिर यहाँ पर आप कह सकते हो, देखो एक्चुअल में ये जो नाम है ये थोड़ा सा गलत है। ये वृक्क यहाँ पर धमनी की जगह शिरा होगी, इसको ठीक कर लेना। जब वापस निकल रहा है ना रक्त, जब इधर आ रहा है तो ये शिरा में जाएगा, वृक्क शिरा है यहाँ पे। और ये जो आपने इसमें यहाँ पे लिखा हुआ वृक्क शिरा की शाखा, इसको शिरा की नहीं करके धमनी की ही करना, ठीक है। ये अपवाही धमनी का है। ये जो रक्त ला रही है ये तो अभिवाही धमनी का है। और फिर ये यहाँ पर बहुत सारे गुच्छे बनाकर फिर बाहर निकल रही है, उसका नाम वृक्क की अपवाही धमनी का है। ये अपवाही धमनी का है ना, वृक्क शिरा की नहीं, वृक्क धमनी की शाखा है जिसे अपवाही धमनी का बोले। तो आप इसमें थोड़ा सा सुधार करोगे क्या, कि यहाँ इस जगह आप धमनिका लिखोगे, अपवाही, यानी ये धमनी की शाखा है अपवाही धमनी का। और यहाँ पर ये धमनी नहीं, इस जगह आप शिरा कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट है। इससे रिलेटेड डाउट हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।